था कि ये सब वोलेटाइल रहता है नॉलेज। जिस दिन सुनते हैं या जिस क्षण हम लोग सुनते हैं उस समय लगता है कि सब समझ गया है, लेकिन आधे घंटे के बाद याद करेंगे तो शायद कुछ नहीं याद आता है। Correct. तो इसके लिए बहुत बार मेडिकल फील्ड में तो इतनी बार रिवीजन होते रहता है। हम लोग तो 10 15 20 25 30 साल से यही सुनते आते हैं, तो थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ जाता है वो। इसके लिए थोड़ा आसान लगता है, लेकिन आपके लिए भी जो नॉन मेडिको है स्पेशली, उनके लिए जितनी बार सुनेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट है तो आपको मेडिकल लैंग्वेज में ही बात करनी है, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक फील्ड हो या एलोपैथी फील्ड हो या और कुछ भी हो। तो मेडिकल लैंग्वेज जितनी आपको आसान हो जाएगी उतना अच्छा है। सो आज हम लोग विल रिवाइज सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आया है ना स्क्रीन पे? ओके। सो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड योग थोड़ा फास्ट करेंगे मांगता है तो, बिकॉज एक बार हम लोग ने देखा है, बाद में भी शायद आपके लिए वापस रिपीट करना ही पड़ेगा लगता है, Sufficient आफ्टर level of details to understand why we are वीक्स not ऑफ able to transfer. somebody. ओके ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड योग हम लोग ने लास्ट टाइम देखा, तो विल जस्ट गो थ्रू। सीवीएस कहते हैं इसको, कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियो मतलब हार्ट। आपको कार्डियो शब्द जिधर भी दिखेगा या सुनाई देगा या पढ़ेंगे तो समझ लेना कि इट इज टॉकिंग अबाउट हार्ट। कार्डियो। वैस्कुलर मतलब वेसल। वेसल मतलब वाहिनी बोलेंगे इसको, रक्तवाहिनी या और कुछ। तो यहाँ पे हमको रक्तवाहिनी ही अपेक्षित है, इसके लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हृदय और उसकी नलिकाएं या इसकी वेसल्स। सो कंप्राइजेस ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट तो मेन पंपिंग ऑर्गन, ब्लड उसमें सर्कुलेट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। और सर्कुलेट होने के लिए क्या चाहिए? ब्लड वेसल्स चाहिए, नलिका चाहिए जिसमें से वो सर्कुलेट हो जाएगा। सो हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, these are the parts of cardiovascular system. चेस्ट में हार्ट है अपने सबको, हम सब लोग जानते हैं, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। चेस्ट में एकदम सेंट्रली प्लेस नहीं है। क्यों नहीं है आई डोंट नो। तो सेंट्रली प्लेस नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है वो। ये देखिए आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे तो लंग्स दिखते हैं दोनों बाजू में, ट्रायंगुलर शेप जो है दैट इज लंग्स। और दोनों के बीच में हार्ट सिचुएटेड है। दोनों बाजू में दो लंग्स हैं। जो हम लोग हमेशा योग थेरेपी या योग जो सीखते हैं उनको ये लंग्स वगैरह मालूम रहते हैं यूजुअली। दोनों दो लंग्स सिचुएटेड इन द चेस्ट ऑन बोथ द साइड्स, एक राइट लंग दूसरा लेफ्ट लंग। उनका प्रमुख कार्य एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से हमें प्राणवायु मिलता है। सो उनके दोनों के बीच में हार्ट सिचुएटेड है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे दिखाया है, हार्ट है इन द चेस्ट। उसके उसकी तरफ आने वाली ब्लू कलर की आपको रक्तवाहिनियां दिख रही है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिनका ऑक्सीजन निकल चुका है ऐसा ब्लड हार्ट की तरफ आएगा, दीज आर शोन इन ब्लू कलर। और हार्ट की तरफ से जो पूरे शरीर में सर्कुलेट करेंगी, दे आर आर्टरीज, दे आर शोन इन रेड कलर। सो दिस इज अ जनरल टर्म, आर्टरी एंड वेन। हार्ट की तरफ जो ले जाते हैं खून उसको वेन कहेंगे, और हार्ट की तरफ से खून ले जाएंगे उनको आर्टरी कहेंगे। बाद में देखेंगे इसमें एक ही एक्सेप्शन है पल्मोनरी के बारे में रिगार्डिंग लंग्स। सो काम क्या करता है सर्कुलेटरी सिस्टम? परमिट्स ब्लड टू सर्कुलेट एंड ट्रांसपोर्ट। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में? न्यूट्रिएंट्स, हर सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके पोषक तत्व चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, एवरी मिनट भी नहीं, एवरी सेकंड या एवरी माइक्रो सेकंड ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देना है। हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती है, हम लोग ने देखा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप जानते रहेंगे। वो हार्मोन्स ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में बहुत टाइप्स है, आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसीज है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, फिर प्लेटलेट्स है। सो उनका कार्य क्या है? प्रोवाइड नरिशमेंट, हेल्प इन फाइटिंग डिसीजेस,
स्टेबिलाइज नरिशमेंट मिलता है पूरे शरीर को, पूरे शरीर का पोषण हो जाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है या मदद मिलती है बिकॉज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज ऑफ नॉर्मल या गुड सर्कुलेशन, गुड सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन फाइटिंग डिसीजेस, स्टेबिलाइजेस टेम्परेचर। ये पूरे खून अपने शरीर में जो घूमते रहता है वो अपना शरीर का तापमान टेम्परेचर बनाए रखने की भी उसमें बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। अभी आपने पढ़ा रहेगा जो मुंबई ठाणे में रहते हैं, लास्ट वीक यहाँ पे लगभग 42 डिग्री तक गया था टेम्परेचर। दैट टाइम आवर बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली, और अभी आज थोड़ा कंफर्टेबल है, 35 डिग्रीज है, तो वो हिसाब में बॉडी विल रिएक्ट डिफरेंटली। स्टेबिलाइजेस पीएच। पीएच एक आप जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहेंगे वो ज्यादा जानते रहेंगे पीएच के बारे में। मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस शब्द आपको बहुत जरूरी है थेरेपी में, बिकॉज थेरेपी का उद्देश्य ये है कि वी वांट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? बैलेंस, संतुलन। मतलब ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, शरीर का जो हाइड्रेशन मतलब पानी की लेवल है, मात्रा है शरीर में, ये सब बनाए रखना, दिस ऑल कम्स अंडर होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस इन वन वर्ड, संतुलन। संतुलन ऑफ व्हाट? संतुलन ऑफ ऑल द सिस्टम्स वर्किंग इन द बॉडी। सो 4 चेम्बर्स इन टोटल हार्ट में। ये थेरेपी में पूछा जा सकता है कि हृदय में कितने चेम्बर्स है। तो टोटल 4 चेम्बर्स है, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में, और बीच में उनके दीवार है। सो राइट साइड में जो अपर वाला चेम्बर है उसको एट्रियम कहेंगे, राइट एट्रियम। राइट साइड में नीचे जो है उसको कहेंगे राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली लेफ्ट साइड में जो अपर पार्ट है उसको कहेंगे लेफ्ट एट्रियम और नीचे रहेगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल। चारों चेम्बर्स के अलग अलग रोल है। अब ये देखिए इसमें सर्कुलेशन दिखाया है। मैंने आपको बोला था जो जो भी नलिका हार्ट की तरफ खून लाती है उनको वेन कहते हैं, और जो भी नलिका हार्ट की ओर से बाहर, हार्ट से दूर खून ले जाती है उसे आर्टरी कहेंगे। सो दिस इज विल सी लेटर ऑन ब्लड सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम हैज 2 मेजर कंपोनेंट्स, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी। ये भी पूछ सकते हैं कि 2 टाइप के सर्कुलेशन कौन से हैं अपने बॉडी में। तो सिस्टेमिक मतलब पूरे शरीर में घूमने वाला, और पल्मोनरी मतलब हँग झालं का? ओके। ये देखिए ये अपने शरीर में कैविटीज दिखाई है फॉर नॉन मेडिकोज। एक मी आहे ना विजिबल, बरोबर है ना? विजिबल है सर, बीच ओके में थोड़ा ओके हैंग हो गया था। ओके ओके, मेरे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल करके मैसेज आया, दैट्स व्हाई। okay, so these are the cavities in our body in general terms. अपर वाली अपर पार्ट जो है दैट इज क्रेनियल कैविटी, इसमें सिचुएटेड रहता है ब्रेन। हम लोग ने देखा था नर्वस सिस्टम में ब्रेन। देन दिस वायलेट कलर्ड इज चेस्ट, या थोरेसिक कैविटी कहेंगे थेरेपी में या मेडिकल लैंग्वेज में, थोरेसिक कैविटी या थोरैक्स। एंड दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, रेड कलर। नीचे जो है वो पेल्विक कैविटी। यहाँ पे लेडीज में यूट्रस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी इन फीमेल्स। सो सी इसमें वायलेट कलर जो है थोरेसिक कैविटी, इसमें लंग्स रहेंगे, और इसमें जो रेड कलर है एब्डोमिनल कैविटी, उसमें ऑल एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जिसमें स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, kidneys, pancreas, all these important organs are situated in this abdominal cavity. देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन कैन ऑल्सो बी सीन इन 2 पार्ट्स। मैक्रो सर्कुलेशन मतलब बड़े बड़े ऑर्गन्स की तरफ जो ब्लड जाता है उसको मैक्रो मतलब बड़ा वाला, और माइक्रो मतलब छोटा। सो छोटा सर्कुलेशन कौन सा है? जो छोटी वाहिनियों में जाएगा वो, दैट इज कॉल्ड माइक्रो। और जो बड़े वेसल्स में जाएगा दैट विल बी कॉल्ड मैक्रो सर्कुलेशन। सो ये इन जनरल स्टैटिस्टिक्स है, दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, मतलब ये नियम ऐसा ही रहता है ऐसा नहीं है। ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों का एवरेज निकाल के ये ऐसा स्टैटिस्टिक्स निकाला जाता है यूजुअली। एवरेज एडल्ट हैज रफली 4.7 to 5.7 liters of blood
दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7%। और अभी 7% मैंने उस दिन बताया था कि समझ लो 80 kg 80 किलो का इंसान है, तो उसके शरीर में 8 इंटू 7 56, दैट इज 5.6 लीटर्स ऑफ ब्लड होना चाहिए आइडियली, या फिर यूजुअली उसमें रहेगा उसके शरीर में 5.6 लीटर्स। तो आपका जितना वजन है समझ लो यू आर वेइंग 60 kg, तो इट में बी अराउंड 4.2 एकदम। मैं जैसे बोला कि इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, इट इज नॉट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इट्स एन एवरेज कैलकुलेशन। ब्लड कंसिस्ट, ब्लड में क्या क्या है? प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब जो लिक्विड पार्ट रहता है दैट इज प्लाज्मा। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स। ओके, so a digestive system works with the CVS, that is cardiovascular, to provide nutrients। अभी अपने शरीर में सब संस्थाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलती है, they have to work in cooperation with each other। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम अकेले आइसोलेशन में कुछ काम करेगी एंड दूसरे सिस्टम को मालूम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। they work together like an orchestra। so कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमंस आर क्लोज्ड, ये भी हम लोग ने उस दिन देखा था कि खून कभी भी शरीर वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है, कभी भी बाहर नहीं आता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अगर बाहर आता है तो इट्स ए डिसीज, देयर इज सम प्रॉब्लम, ऐसा बोल सकते हैं। अगर खून या खून का कोई भी पार्ट है वो अगर शरीर से बाहर आता है तो स्वेलिंग दिखेगा पेशेंट के शरीर पे, देयर विल बी स्वेलिंग समवेयर, या फिर एनीमिया हो जाएगा, या फिर देयर में बी मेनी मेनी कॉम्प्लिकेशंस। एंड सो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ब्लड रिमेन्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा, उसका 1 माइक्रो मिलीमीटर भी बाहर नहीं आएगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस। बट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये तो आगे मतलब अंदर बाहर करते रहेंगे, बिकॉज उसके अलावा वी कैन नॉट सर्वाइव। ऑक्सीजन खून में अंदर प्रवेश करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स हर पेशी हर सेल तक जाएंगे, और वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट जो नहीं मांगता है शरीर को, दैट विल बी थ्रोन आउट अक्रॉस द ब्लड वेसल्स। सो हम लोग ने लिम्फेटिक सिस्टम देखा था, तो उसमें लिम्फेटिक सिस्टम में देखा था कि इट इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्यों? बिकॉज सर्कुलेशन में जो कुछ बचता है सर्कुलेटरी लिक्विड पार्ट ब्लड का, वो शरीर की ओर या हृदय की तरफ हार्ट की तरफ लाने का काम लिम्फेटिक सिस्टम करती है। सो सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक आप समझ लेना एक दूसरे, रादर लिम्फेटिक सिस्टम इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको खुद का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम को। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम अपने शरीर में नहीं होती तो लिम्फेटिक का कुछ काम नहीं रहता। सो लिम्फेटिक सिस्टम इज डूइंग, जो मैं उस दिन 15% की बात कर रहा था, दैट इज ऑल्सो वेरी जनरल टर्म। 15-15% जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें से 15% ब्लड हार्ट की तरफ लाने का काम करेगी लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, दैट इज नॉट ब्लड एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। सो आर्टरीज का फंक्शन क्या है? आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हेन लिविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हम लोग सर्कुलेशन देखेंगे एक बार, तो फिर इसका अर्थ आपको थोड़ा रिपीट हो जाएगा, समझ में आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हुआ है, ऐसा ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब जनरल सर्कुलेशन में निकल जाएगा जब भी वो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा। मतलब हार्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एवरी मिनट करते रहता है 70-80 टाइम्स नॉर्मली। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से खून निकलेगा, इट विल एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन, एओर्टा में जाएगा, वो भी हम लोग ने देखा था। विल सी दैट डायग्राम अगेन। Aorta arches and gives branches supplying the upper part of the body and बाद में lower part of the body. So aorta is the major branch coming out from the heart that supplies the entire body. अभी इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे। सी दिस डायग्राम। अभी देखिए हार्ट है सिचुएटेड इन द चेस्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड में आ गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलती है मेजर ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड एओर्टा। सो एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी, और जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, व्हेन इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड विल बी फोर्स्ड, ब्लड विल बी पंप्ड
blood will be pumped into the aorta. The upper part will supply the upper part of the body. Upper part मतलब कौन सा, हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर, हार्ट लेवल है लगभग अपने चेस्ट लेवल पे, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग अपर पार्ट कहेंगे. सो अपर पार्ट कौन से हो गए, दोनों हाथ और अपना सिर, and facial part and all those things, neck also. So this is the upper part of the body. और वहां से वो एओर्टा यूटर्न लेता है, यूटर्न लेके नीचे आएगा, and that will supply the lower part of the body. So एओर्टा इज द मेजर ब्लड वेसल, ये ध्यान में रखना है. और अभी हम लोग ने पढ़ा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन मिक्स हुआ है ऑलरेडी, देन ओनली इट विल कम टू द एओर्टा, फिर पूरे बॉडी में फैल जाएगा पूरे बॉडी का पोषण करने के लिए, टू नरिश द एंटायर टिश्यूज एंड सेल्स. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल है. व्हेन द एओर्टा रिसीव्स ऑलमोस्ट 5 liters ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, इट रिकॉइल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्सेटिंग ब्लड प्रेशर. हमें जो ब्लड प्रेशर लगता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रिकॉइलिंग, मतलब उसकी वजह से थोड़ा रेजिस्टेंस आता है ब्लड को घूमने में. देन मोreover as aorta branches into smaller arteries, जैसे जैसे वो डिवाइड होती जाती है रक्तवाहिनियां, वैसे वैसे उनमें से रेजिस्टेंस कम होते जाता है. देयर इलास्टिसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी रहती है. ऑल ब्लड वेसल्स आर्टरीज दे हैव इलास्टिक लाइनिंग. जो इलास्टिसिटी, जैसे जैसे ब्लड आर्टरी छोटी छोटी होती जाएगी तो इलास्टिसिटी कम होती जाएगी. एंड कंप्लायंस मतलब उसका, उसमें से खून का बहना और आसान होते जाएगा जैसे जैसे ब्लड वेसल छोटी हो जाएगी. कैपिलरीज हम लोग ने देखा था कि बड़ी आर्टरी रहती है, वो छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, एंड अल्टीमेटली दे ब्रांच इनटू कैपिलरीज, कैपिलरी नेटवर्क. कैपिलरी आपने किसी पौधे के पन्ने देखे रहेंगे, पन्ना अगर देखते हैं हम लोग तो उसमें बहुत ऐसे बारीक बारीक छोटे छोटे शीरा जैसे रहते हैं. सिमिलरली ब्लड सर्कुलेशन, सिमिलर कैपिलरी नेटवर्क इज देयर इन आवर बॉडी. मतलब मेन जिसकी जो शिरा रहती है उससे ब्रांचेस निकलते हैं एंड दे आर सप्लाइंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ दैट लीफ. जो पौधे का जो लीफ रहता है उसमें बहुत ज्यादा जो छोटा सा छोटा एकदम सर्कुलेशन ये रहता है नेटवर्क, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिलरी नेटवर्क. सिमिलर नेटवर्क एग्जिस्ट इन आवर बॉडी, बहुत छोटे से छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है ब्लड वेसल्स. एंड it's and they cover the capillaries cover entire body. ये देखिए राइट साइड में आपको स्क्रीन में बड़ी ब्लड वेसल है दैट इज कॉल्ड आर्टरी, थिक है, वो ब्रांच हो जाएगी, इट विल ब्रांच इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल, दिस इज कॉल्ड आर्ट्रियोल, वो भी और छोटी हो जाएगी दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज. और ये रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है. जैसे आप इमेजिन करो कि ये कैपिलरी नेटवर्क जो लिखा है वहां पे आपने मिरर रख दिया, आईना रख दिया, तो क्या होगा, आईना रख दिया तो पहले ये आएगा, बाद में बड़ी वेसल आएगी, बाद में और बड़ी वेसल आएगी ऑन द लेफ्ट साइड. सो जैसे बड़े से बड़े, बाद में छोटे, बाद में छोटे, बाद में बहुत छोटे, ऐसे नेटवर्क में खून आ गया तो रिकलेक्ट करते समय एकदम छोटा, बाद में थोड़ा बड़ा, बाद में थोड़ा बड़ा, बाद में और बड़ा, ऐसी ब्लड वेसल बनती जाएगी इनटू, इट इज कॉल्ड वेन. सो दिस वे द सर्कुलेशन गोज ऑन. दो भगवत गीता में भी मैं बार बार वो कहते रहता हूँ कि रजस्तमोभ्याम आविष्ट चक्रवत परिवर्तते. चक्र मतलब साइकिल या किसी व्हीकल जैसे, ये हमेशा परिवर्तन ये होते रहता है. कैपिलरीज मर्ज इनटू वेन्यूल्स व्हिच मर्ज इनटू वेन्स. अभी देखिए ये कैपिलरी नेटवर्क है, दे मर्ज इनटू वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स और थोड़ी बड़ी हो गई कैपिलरी से, और वेन्यूल से बड़ी है वेन. सो दिस वे द सर्कुलेशन इज कैरिड ऑन. टू मेजर वेन्स, सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा. सुपीरियर मतलब ऊपर वाला और इंफीरियर मतलब नीचे से आने वाला. सो सुपीरियर वेना कवा विल ड्रेन हार्ट के ऊपर जो अपनी टिश्यूज है, अपनी शरीर का जो भाग है, हिस्सा है, वहां का खून सुपीरियर वेना कवा कलेक्ट करेगी. और इंफीरियर वेना कवा हार्ट लेवल से नीचे जो भी अपना शरीर का हिस्सा है वहां से खून इंफीरियर वेना कवा कलेक्ट करेगी. These two large veins empty into the right atrium. अभी बाद में देखेंगे सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना का यहाँ पे देखेंगे. ये देखिए ये हार्ट है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, हार्ट इन द चेस्ट. और ये जो ऊपर से ब्लू कलर की वेसल आपको दिखेगी, यहाँ पे लिखा है वेना कवा सुपीरियर,
और ये जो नीचे से आएगी वहां पे लिखा है वेना कवा इंफीरियर। मतलब ये दोनों वेसल्स, एक ऊपर से और एक नीचे से, पूरा खून शरीर से इकट्ठा करके they will bring the blood to the heart, bring blood to the heart, and वहां से पंपिंग एक्शन वापस होती रहेगी। सो पोर्टल सर्कुलेशन, उस दिन आपको पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो पोर्टल वेन्स, अभी इसमें पोर्टल सर्कुलेशन क्या है देखेंगे, ये फिगर से आपको समझ में आएगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये देखिए, एक ये जो यहाँ पे दिखा है, दिस इज कॉल्ड स्टमक। ये जो ट्रायंगल बलून जैसा दिखता है आपको, ये स्टमक है। ऊपर से इसोफेगस आएगी, तो हम लोग जो खाना खाते हैं दैट विल एंटर द स्टमक। और हम लोग जो शुद्धि क्रिया वगैरह करते हैं, वमन करते हैं, दंड धौती करते हैं, तो जो दंड होता है दैट विल एंटर स्टमक। अब इमेजिन करना, स्टमक में जाता है। वस्त्र धौती करते हैं, तो वस्त्र चबाते रहेंगे तो चबाते समय वो निगल जाएंगे, तो दैट विल travel via the esophagus, it will enter the stomach. So this is the stomach, first major part of the digestive system. Sir, I have one question here. हम्म, ये जो हमारा स्टमक है, दैट श्वासपटल और डायफ्राम, डायफ्राम को कौन मतलब इंसेक्ट करता है या उसका ये होता है? हाँ, भेद होता है। भेद। अभी देखिए, डायफ्राम को इसोफेगस भेदन करेगी। इसोफेगस विल एंटर द डायफ्राम, इट विल कम बिलो द डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे आने के बाद स्टमक शुरू होता है। तो डायफ्राम अभी आपको इमेजिन करना है। मैं एक बार, एक स्लाइड नंबर 22 है, ओके, आई विल शो यू डायफ्राम। ये देखिए, डायफ्राम को सिर्फ वो ये जो है कौन सा भेद करता है, क्या भेद करता है वो? अभी देखिए, ये देखिए, अभी ये वायलेट कलर वाला है, दैट इज थोरेसिक कैविटी, दैट इज चेस्ट। और ये रेड कलर है, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। तो इन दोनों के बीच में डायफ्राम रहता है। हाँ। तो डायफ्राम इन दोनों के बीच में होने की वजह से एनीथिंग इन द चेस्ट वो पेट में नहीं जाता है, और कोई भी पेट में है वो चेस्ट में नहीं आता है। इतना फुल प्रूफ प्रोटेक्शन रहता है डायफ्राम की वजह से। दोनों स्पेसेस अलग अलग रहते हैं, दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग रहते हैं। और ये जो इसोफेगस है वो यहाँ से हमारे गले से शुरू हो गई, दैट विल पेनिट्रेट द डायफ्राम, वो आर पार जाएगी डायफ्राम से। सिमिलरली जो एओर्टा हम लोग ने देखा है, सी एओर्टा भी देखेंगे। अभी आप थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू सम स्लाइड्स। अभी देखिए, ये जो है यहाँ हार्ट जिधर खत्म होता है उसका जो नीचे वाला बॉर्डर है वहां पे डायफ्राम है, ऐसा इमेजिन करना। डायफ्राम है जिसकी वजह से चेस्ट अलग हो गया, उसके नीचे एब्डोमेन अलग हो गया। नाउ यहाँ से कल्पना कीजिए कि यहाँ से इसोफेगस नीचे आ गई, एंड इट विल पेनिट्रेट डायफ्राम। डायफ्राम को क्रॉस किए बिना इट विल नॉट एंटर एब्डोमिनल एरिया। तो यहाँ पे इसोफेगस आर पार गई, सिमिलरली एओर्टा भी आर पार गया डायफ्राम के। Yeah, I want to that only. Aorta also breaking or intersect the Yes, diaphragm. it has to intersect the diaphragm. इसोफेगस भी भेदन करेगी डायफ्राम का, Okay. और एओर्टा भी भेदन करेगी डायफ्राम का। Done. ओके, सो 22 नंबर, यस। सो अभी सिमिलरली वेन भी ये करेगा नीचे सब ये से सुपीरियर वेना कावा जो है, सॉरी इंफीरियर वेना कावा जो है, दैट विल आल्सो पेनिट्रेट द डायफ्राम। अभी ये जो नीचे से देखिए, ये देखिए, नाउ विल शो दिस। अच्छा सवाल पूछा आपने, दिस, यस, देखिए, अभी ये जो है, अभी इमेजिन करना कि हार्ट के नीचे डायफ्राम है। ओके, तो ये दोनों है, एओर्टा भी भेदन किया है डायफ्राम का, और इंफीरियर वेना कावा ने भी भेदन किया है डायफ्राम का। सिमिलरली इसोफेगस भी, इट विल क्रॉस द डायफ्राम। ठीक है, इज इट क्लियर? So aorta and inferior vena cava and esophagus, they will cross the diaphragm from the chest, and rather inferior vena cava तो नीचे से आती है, लेकिन ये तीनों organs है, inferior vena cava, aorta and esophagus, ये तीनों आर पार रहेगी डायफ्राम के। तो नीचे आएगी तो यहाँ पे स्टमक शुरू हो गया। नाउ दिस इज स्टमक। ये देखिए, यहाँ इसोफेगस, इमेजिन करना कि ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे लीवर रहेगा, लीवर ऑर्गन राइट साइड में।
अपना जो डायफ्राम रहता है उसके नीचे राइट साइड में लीवर है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्टमक रहेगा। दिस इज इसोफेगस, यहाँ खत्म हो गई। ये छोटी आपको नली दिखती है, दैट इज इसोफेगस एंड हो गया यहाँ पे, वहां से स्टमक शुरू हो गया। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, इमेजिन करना है इसोफेगस ऊपर से आई है, तो हम लोग खाना खाते हैं और विद इन 4-5 सेकंड्स इसोफेगस क्रॉस करता है और इट विल एंटर स्टमक, और स्टमक में वो कुछ घंटों के लिए पड़ा रहेगा। स्टमक में जितना घंटा ज्यादा पड़ा रहेगा उतना उस पेशेंट को भूख कम लगती है आफ्टर फूड। मतलब समझ लो कोई किसी की आदत रहती है कि एक बार खा लिया तो उनको 8-8 घंटा भूख नहीं लगती है, बिकॉज द फूड डजंट गो फॉरवर्ड फास्ट, इसके लिए वो वहीं ही पड़ा रहेगा, फिर उनको भूख जल्दी नहीं लगती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भरपेट खाना खाएंगे, 1.5-2 घंटे के बाद वापस आएंगे, कुछ खाने को है क्या, दे विल बी सर्चिंग समथिंग बिकॉज देयर स्टमक इज एम्प्टिंग फास्टर कंपेयर टू अदर्स। सो ये अलग विषय है, वो उसमें आयुर्वेद भी आता है, दैट विल सी लेटर, प्रकृति परीक्षण है उसमें, दैट विल सी लेटर। सो ये स्टमक है, स्टमक एंड हो गया यहाँ पे, बलून जैसा है ये, जिधर देखिए इधर एंड हो गया स्टमक, वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, हम लोग डिओडिनम बोलते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ऐसे 3 पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के। सो स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए ट्यूब जैसी है, यहाँ पे खत्म हो गई, कैन यू सी द कर्सर, यहाँ पे खत्म हो गई, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो पूरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क, इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे, कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो यहाँ से आगे जाते रहेगा, इट विल बी मूविंग अलोंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वो आगे बढ़ेगा उसका एब्सॉर्प्शन होता रहेगा। हम लोग जो खाना खाते हैं वो शरीर हर चीज का माइक्रो या फिर मिनी नैनो लेवल तक उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो वो वहां से एब्सॉर्ब हो जाता है। अभी देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब्स प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, ये पहली स्टेप हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया तो वहां से हम लोग ने हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन हेपेटिक पोर्टल वेन टू लीवर। अब ये जो एब्सॉर्ब कर दिया है, तभी बॉडी को मालूम नहीं है, अपने शरीर को मालूम नहीं है, किसी भी ब्लड वेसल को मालूम नहीं है कि ये जो एब्सॉर्ब किया है वो शरीर के लिए अच्छा है नहीं है, नो वन नोज। इसके लिए वो लीवर में आता है। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल एंटर हेपेटिक पोर्टल वेन टू लीवर, लीवर मॉनिटर्स ब्लड कंटेंट। लीवर यहाँ पे एकदम मॉनिटरिंग करेगी, जैसे इंस्पेक्शन चलता है हर जगह पे, वैसे लीवर में इंस्पेक्शन हो जाएगा कि ये खाना, ये जो भी एब्सॉर्ब किया है वो शरीर के लिए अच्छा है नहीं है। ब्लड एंटर्स जनरल सर्कुलेशन बाय वे ऑफ हेपेटिक वेन, लीवर ने ग्रीन सिग्नल दिया तो वो खाना सर्कुलेशन में चला जाएगा। अगर उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस है तो लीवर में ही उसका मेटाबॉलिज्म पहले हो जाएगा। इसके लिए जो अल्कोहलिक लोग हैं, वो जो शराब उनकी पेट से आगे निकलती है वहां पे एब्सॉर्ब होगी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होने के बाद इट विल एंटर लीवर, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, देन ओनली इट विल एंटर द ब्लड सर्कुलेशन। शराबी नहीं है, नॉन शराबी मतलब एवरीवन, इट विल ऑकर विद एवरीवन, एवरी पर्सन। तो सर्कुलेशन हिपेटिक में जाएगा, जो भी एब्सॉर्ब किया है वो सब चीज, लीवर विल मॉनिटर एंड इट विल नॉट लीव एनीथिंग ब्लाइंडली, ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे। तो जो भी पॉइजनस लगता है उसका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो जाता है लीवर में, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, देन अच्छा पार्ट है दैट विल एंटर द सर्कुलेशन यूजुअली। और बाकी जो सर वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर सिरोसिस रहता है उसमें भी सेम रहता है? सेम यस यस करेक्ट, उसमें भी बहुत सारे मेनी रीजंस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में मेनी रीजंस आर देयर। ओके, और So, सर बोलो। स्प्लीन का कोई काम नहीं देता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं। ओके। स्प्लीन अगर रिमूव करते हैं ना तो भी वी कैन सर्वाइव। बाई चांस अगर स्प्लीन किसी रीजन से, फॉर एग्जांपल मलेरिया में रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है बहुत ज्यादा, आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, वो हालत में स्प्लीन की साइज शायद बढ़ जाती है इन सम पेशेंट्स, उसको स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। वो हालत में और किसी कारण अगर स्प्लीन निकाल दी तो मतलब इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, अगर निकाल देंगे स्प्लीन बाय चांस तो पेशेंट कैन सर्वाइव। अच्छा, तो उसका कोई काम ही नहीं है? काम ही नहीं है ना उसका, आरबीसी डिस्ट्रक्शन उसका काम है अपने अच्छा, शरीर में, अच्छा, जो डेली हाँ। चलते रहता है, इट गोज ऑन एवरी डे।
ओके ओके, सिमिलरली Oh. अपेंडिक्स भी ऑर्गन आपने सुना रहेगा, हाँ हाँ अपेंडिक्स भी अगर निकालते हैं तो भी पेशेंट कैन सर्वाइव। इसको हम्म, एब्डोमिनल टॉन्सिल बोलते हैं अपेंडिक्स को। हाँ अपने थ्रोट में जैसे टॉन्सिल रहता है वैसे एब्डोमेन में टॉन्सिल ये रहता है ऑर्गन अपेंडिक्स, वो भी निकाल देंगे तो भी पेशेंट कैन सर्वाइव। सो ओके थैंक यू। बट अदरवाइज क्या काम है उसका अपेंडिक्स? अपेंडिक्स का वही तो लिम्फॉइड ऑर्गन है, देखेंगे ना अभी लिम्फेटिक सिस्टम में। विल सी लिम्फेटिक सिस्टम आज देखेंगे, देखते हैं आपके मूड पे है, क्योंकि आपको शाम को भी वापस 1.5 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठना है। आई डोंट नो कितना, मतलब हाउ मच पेशेंस सब में रहेगा, बिकॉज मेडिकल टॉपिक्स आर इंटरेस्टिंग लगते हैं शुरू में, बाद में थोड़ा बोर हो जाता है। ठीक है, सो ब्लड दैट इज रिटर्न टू द राइट एट्रियम इज डीऑक्सीजनेटेड। ये आप हमेशा ध्यान में रखना है कि प्योर है और इम्प्योर ब्लड का भी बात नहीं करनी है अपने को इन थेरेपी पार्ट। वी शुड बी टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। मतलब प्योर और इम्प्योर को कुछ मतलब नहीं है, इट हैज नो मतलब साइंटिफिक बेस उसको इतना नहीं है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हुआ है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन निकल गया है। सो दैट शुड बी द वे वी शुड बी टॉकिंग इन मेडिकल टर्म, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। पास इनटू द राइट वेंट्रिकल टू बी, अभी ये देखेंगे आप सर्कुलेशन देखेंगे आगे कैसे होता है, ये सब उसका थियोरेटिकल लिया है, बट वी विल जस्ट सी द डायग्राम। आई थिंक इट इज यस, अभी ये देखेंगे, वी विल अंडरस्टैंड लॉजिक ऑल दिस। ये डायग्राम आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा विद दिस एरोज एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सर्कुलेशन। सी अब ये देखिए, ये मेरा एरो दिख रहा है, दैट इज द सुपीरियर वेना कवा, जो मैंने बोला था आपको कि शरीर के अपर पार्ट मतलब हार्ट के लेवल से ऊपर का जो हिस्सा है शरीर का, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। सिमिलरली ये जो नीचे दिखा है वो इंफीरियर वेना कवा, ये शरीर के नीचे के हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लाएगी। नाउ हार्ट में ये राइट एट्रियम आर ए दिखाया है, आर ए इज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के यहाँ देखो वाल्व है, ओपनिंग है, तो ये खून यहाँ पे आ गया, इट विल एंटर द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में आ गया तो जैसे भी हार्ट पंप होते रहता है एवरी सेकंड, तो एवरी पंपिंग के समय ये खून गया इन द लंग्स, टू द लंग्स, इसके लिए उसको पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। अभी देखिए, हार्ट की ओर से जो भी वेसल ब्लड हार्ट से अवे या हार्ट से दूर ले जाती है उनको आर्टरी कहते हैं, और जो भी वेसल हार्ट की ओर टुवर्ड्स द हार्ट खून लाती है उनको वेन कहेंगे। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये लंग्स तक गया, ये समझ लो खून लंग्स में गया, वहां पे उसको ऑक्सीजन मिक्स हो गया विद एवरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद द ब्लड इज मेड ऑक्सीजनेटेड, द ब्लड इज कन्वर्टेड टू ऑक्सीजनेटेड स्टेट, then that oxygenated blood is brought back to the heart by pulmonary veins। अभी देखिए यहाँ पे pulmonary veins लिखा है राइट साइड में, दो साइड में रहेगा, दोनों साइड में रहेगा, राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में। पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स इधर भी लिखा है, ये तो राइट लंग से खून आ गया और ये लेफ्ट लंग से खून आ गया, इट विल एंटर द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद अगेन देयर इज वाल्व, दैट वाल्व विल ओपन, ओपन होने के बाद खून लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है it will enter the aorta। See, so with every contraction क्या होगा आप समझ लेना, थोड़ा इमेजिन करना, बिकॉज उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते फिलहाल तो। सो व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इमेजिन करना कि दोनों चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है साइमल्टेनियसली। सो बोथ आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट द सेम टाइम। तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो the blood will enter pulmonary circulation, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड विल एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन एट द सेम टाइम। सो ऐसा नहीं कि पहले यहाँ से खून लंग्स में जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन उसमें मिक्स होगा, बाद में इट विल कम दिस साइड, देन दिस साइड विल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं होता है, इट गोज ऑन साइमल्टेनियसली। सो देन द ब्लड इज सर्कुलेटेड बाय द एओर्टा, यहाँ पे एरो दिखाया है, एओर्टा से पूरे शरीर में फैल जाएगा। So this is the general circulation। कोरोनरी वेसल्स क्या है देखो,
coronary circulation system provides blood supply to the heart muscle itself. अभी हार्ट इतना जिंदगी भर काम करता है तो उसको खुद का तो कुछ सर्कुलेशन चाहिए, खुद का पोषण कौन करेगा? सो कोरोनरी सर्कुलेशन सिस्टम टेक्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो कोरोनरी सर्कुलेशन बिगिंस नियर द ओरिजिन ऑफ द एओर्टा. अभी देखिए दिस इज द हार्ट ट्रायंगुलर, वहां पे एओर्टा ओरिजिनेट हुआ है, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हुआ है, उसके बेस पे ही दोनों साइड में दोनों कोरोनरी आर्टरीज निकली है. हम लोग हार्ट अटैक का नाम सुनते हैं, किसी को हार्ट अटैक आया, मेजर था, माइनर था, व्हाटएवर, तो ये हार्ट अटैक क्यों होता है? तो दिस ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आता है, देन दैट इज हार्ट अटैक. वो ब्लॉकेज क्यों आता है? मेनी रीजंस, स्ट्रेस है, देन कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, फैमिली हिस्ट्री है, सो मेनी थिंग्स, हाइपरटेंशन, सो मेनी थिंग्स, वी नीड नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ. सो एओर्टा जहां से शुरू होता है वहां पे ही दोनों बाजू में दोनों कोरोनरी आर्टरीज निकलती है, दे कवर द एंटायर हार्ट और हार्ट का पूरा पोषण करती है. और इसमें से छोटी छोटी ब्लड वेसल जो हो जाती है वहां पे किधर भी आ गया ब्लॉकेज, देन दैट वी कॉल हार्ट अटैक, जो एंजियोग्राफी में वगैरह दिखता है. ग्राफी मतलब, ग्राफ मतलब टू सी समथिंग, या फिर जिसका प्रोजेक्शन हो जाता है, सो ग्राफी में सब उसका क्या बोलते हैं, नक्शा दिखता है पूरे ब्लड वेसल्स का. तो जहां भी ब्लॉक है उसके आगे दैट डाई कैनॉट गो, सो वी द कार्डियोलॉजिस्ट कैन मेक आउट कि यहाँ पे ब्लॉकेज है. अकॉर्डिंगली ही विल एडवाइज कि पेशेंट के साथ क्या क्या करना चाहिए या व्हाट इज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. सो that is based on by any cardiologist or surgeon if required. So this is the coronary arteries, right side and left side. First they supply the heart and then the blood is circulated in the entire body. So after nourishing the heart muscle, blood returns to the coronary veins into the right atrium. अब ये जो सर्कुलेशन हो गया, यहाँ पे खून ने एंट्री की और हार्ट सेल्स का या हार्ट का पोषण कर दिया, तो जो ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पे कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी. इमेजिन करना, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, देन पूरे एवरी सेल इट विल नरिश, देन वहां पे वापस कैपिलरी सर्कुलेशन से द ब्लड विल एंटर द राइट एट्रियम through the coronary veins. Smallest cardiac veins drain directly into the heart chambers. अभी जो बहुत छोटी रहेगी ये तो डायरेक्ट राइट एट्रियम में ही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी. सो नाउ पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये हम लोग देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या चीज है. सी दिस डायग्राम यू कैन रिमेम्बर वेरी वेल. अभी अगेन we have to revise. Superior vena cava, upper part of the body will this blood from the upper part of the body is brought to the heart via superior vena cava, and blood from the inferior part of the body is brought by inferior vena cava. So both these things, superior vena cava and inferior vena cava, they open into right atrium. ये ब्लू कलर का दिखाया है इंटेंशनली क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा राइट साइड में. तो डीऑक्सीजनेटेड है, इट विल एंटर द पल्मोनरी आर्टरीज, दोनों साइड में जाएगा ये, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी. वहां पे देखिए जब तक वो ब्लू है दैट मीन्स इट इज डीऑक्सीजनेटेड. जैसे ही लंग्स में गया वो ब्लड, उसके साथ ऑक्सीजन मिल गया, हम लोग उसको प्राण कहेंगे, प्राण वायु कहेंगे, व्हाटएवर, ऑक्सीजन कहेंगे. सो देयर आर मेनी वर्ड्स वी कैन यूज टू अंडरस्टैंड दिस. सो कैपिलरीज से वापस बड़ी कैपिलरीज, देन दे बिकम वेन्स, देन दे बिकम पल्मोनरी वेन्स. सो पल्मोनरी वेन से जो रेड कलर आपको दिख रहा है, तो पहले ब्लू कलर था, ऑक्सीजन कम था, देन लंग्स में गया, ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो गया, तो ब्लड इज कन्वर्टेड टू रेड कलर बिकॉज हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया इन द ब्लड. ब्लड में जो आरबीसीज रहते हैं, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन रहता है रेड ब्लड सेल्स में, उनके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो उनका कलर चेंज हो गया, द रेड कलर आ गया खून को. नाउ इट इज केपेबल ऑफ नरिशिंग द एंटायर बॉडी. सो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा में आ गया, एओर्टा से पूरे ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया. सो यस सर एक्सरसाइज विचारू चालेल? हो हो बोला ना. एक्सरसाइज केल्यानंतर हार्टचं फंक्शनिंग मध्ये काय फरक होत असतो? हा आपण बघूया ना, योगामध्ये ते पुढे आहे आपल्याकडे. हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन सुधारतं, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव हो जाएगा विथ एक्सरसाइज.
इसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी माना है, आयुर्वेद में भी माना है, मॉडर्न साइंस ऑल्सो सेज रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी गुड टॉनिक फॉर द हार्ट। अगर किसी को कोई हार्ट का कोई शिकायत नहीं है, वो अगर हार्ट अच्छे से एक्सरसाइज करता रहेगा, then he can prevent many diseases. He can maintain his health properly because heart function remains very much normal. And exercise में क्या है, fat burning ये कैपेसिटी भी है। हम लोग फैट बर्निंग मतलब एक्चुअल बर्निंग होता है बट रिड्यूस हो जाता है विद रेगुलर एक्सरसाइजेस। फैट का डिपोजिशन एक्यूमुलेशन हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। आप खुद में भी ये प्रयोग कर सकते हैं कि कुछ दिन के लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी सम पीपल इमीडिएटली पुट ऑन वेट। उनका अभी कोरोना पीरियड में तो 1 साल से लोग घर पे है, तो उनमें से व्हाट आई हैव रिकॉग्नाइज, मैंने पढ़ा भी था कुछ जगह पे, तो high percentage of people have gained weight because of lack of exercise। घर में बैठे रहेंगे, ऑफिस में आने जाने का जो एफर्ट्स था वो भी अभी कम हो गया बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द होम। तो उनमें से बहुत लोगों को 10%, 20%, 30% बॉडी वेट बढ़ गया है बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल दोस थिंग्स। और कुछ लोग इंटेलिजेंट है या जेनेटिकली बहुत उनका प्रीडिस्पोजिशन बहुत अच्छा है, सो वो लोग खुद को अच्छी तरह से मेंटेन कर सक रहे हैं। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, विल सी इट लेटर। सी नाउ विल समराइज द ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पे ये एक डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। सी अगेन सेम थिंग, inferior superior vena cava, inferior vena cava, heart right side, फिर then it will go to the lungs, deoxygenated becomes oxygenated, red color हो गया, come to the left side of the heart, then to the entire body, entire body में जाने से उसका ऑक्सीजन निकल गया, again it is converted to blue, then again it is brought back to the lungs and again to the heart, then to the body। so ये आप इन जनरल सर्कुलेशन के हिसाब से ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। Gas exchange occurs in the lungs whereby carbon dioxide released from the blood and oxygen is absorbed। ये हम लोग स्कूल में भी पढ़े हैं कि लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा and oxygen will enter the blood circulation। pulmonary vein returns the now oxygen rich blood to the left atrium। ये देखिए लंग्स में ऑक्सीजन घुल मिलने के बाद the blood is brought to the left side, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एंटायर बॉडी। ओके, सो सिस्टमिक सर्कुलेशन हम लोग ने देखा था। नाउ सेरेब्रल सर्कुलेशन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से। मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू सेरेब्रल आर्टरीज एंड वेन्स इन द ब्रेन। अभी देखिए ये थोड़ा स्लाइड नंबर 35 है, विल गो अप। एक फिगर्स हम लोग ने देखा था, सी दिस वन, ये इमेज, ये देखिए एओर्टा है, यहाँ से खून यहाँ पे गया, तो दीज आर कॉल्ड कैरोटिड आर्टरीज। अपने गले में, गर्दन में जो आर्टरीज है उनको कैरोटिड आर्टरीज कहेंगे, राइट कॉमन कैरोटिड, एंड दे गो अप टू द ब्रेन। वहां पे ब्रेन का पूरा सर्कुलेशन वो कवर करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बहुत एनाटॉमिकल डिटेल्स है, उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रेन सर्कुलेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी विल कवर। See, movement of blood through cerebral arteries and veins in the brain। Arteries and veins तो होना ही चाहिए जिधर भी blood circulation है। Arteries will bring oxygenated blood, veins to take away deoxygenated blood। So, rate of the cerebral blood flow in the adult 750 ml per minute, that is 15% of the cardiac output। देखिए अपने, मैंने शायद हम लोग ने, आपको याद रहेगा नर्वस सिस्टम के समय मैंने बताया था कि ब्रेन का वजन, brain weighs only 2% of the body, but it takes away 15% of the cardiac output। वजन खाली 2% है, but it will take 15, उसको जरूरत है 15% ब्लड सर्कुलेशन of the entire body, because it is very very important organ in the body। क्योंकि उसका पोषण ब्लड से, ब्लड में जो शुगर रहती है उसके ऊपर ही होता है। ब्लड, ब्रेन सेल्स जो है they always need sugar। इसके लिए हम लोग खाली पेट अगर रहते हैं तो हम we cannot concentrate। खाली पेट रहते हैं तो concentrate नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रेन का पोषण ही नहीं होता है, शुगर ही नहीं मिलती उसको।
थोड़ा शरबत पिया, नींबू शरबत पियो, चाय पियो और कुछ करो, we immediately feel fresh because brain immediately starts getting sugar. या फिर अंगूर खाओ, थोड़ा वाटरी फ्रूट खाओ, वाटरमेलन खाओ या ग्रेप्स खाओ, brain will work immediately faster because it gets its nourishment quicker. तो इसके लिए देखिए, गुस्सा आता है हमें तो बहुत बार लोगों को ब्लड में, आई मीन इट्स ए टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन अभी आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस कि बहुत बार बहुत हाई टेम्पर्ड लोग रहते हैं, उनमें पैरालिसिस भी हो जाता है बहुत बार, बिकॉज दे गेट वेरी मच एनॉयड, गुस्सा बहुत हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्रेन में ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा है, तो वो ओवरलोड हो सकता है उनके ब्रेन में, एंड वहां पे ब्रेन में वेसल कोई रप्चर हो सकती है एंड दे गेट पैरालिसिस। आपके जानकारी में भी ऐसे केसेस हो सकते हैं कि बहुत गुस्सा आ गया, बहुत उसने टेम्पर टैंट्रम्स कहते हैं, एंड दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस आफ्टर दैट बिकॉज ब्रेन वेसल्स आर ह्यूज एंड उनको ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा लगता है, एज आई सेड 15% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। और ब्रेन सर्कुलेशन ऐसा, मतलब जो पूरे शरीर में जो ब्लड घूमता है वैसा नहीं है, वहां पे ब्लड ब्रेन बैरियर करके कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ये रहते हैं, फिल्टर्स रहते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे फिल्टर्स क्या है कैसे है। तो ब्लड ब्रेन को एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लड जाता है। सो देयर आर कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से कुछ हार्मफुल जो घटक है अपने खून में वो ब्रेन तक जाने से अपनी बॉडी रोक सकती है because of that blood brain barrier. We'll see it later. Many safeguards in place including auto regulation of blood vessels. So now kidneys का भी हम लोग थोड़ा ये करेंगे, we'll just go through. Renal circulation gets around 20% of the cardiac output. अभी देखिए ब्रेन में 15% आता है of the cardiac output और रीनल किडनी में 20% of the cardiac output आता है, क्योंकि किडनी is the मोस्ट इसेंशियल ऑर्गन ऑफ आवर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन किडनी है। वहां पे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी पीते हैं, दैट इज ऑल एब्सॉर्ब्ड। हम लोग ने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्सॉर्प्शन होता है, दैट इज सर्कुलेटेड टू द लीवर, लीवर से फिर फिल्ट्रेशन होके बाद में ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और बाद में शरीर से बाहर फेंकने के लिए वो किडनी में आता है। सो किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ब्रांचेस फ्रॉम द, ये जान लो कहाँ से, एओर्टा से ही उसका पोषण होगा बिकॉज एओर्टा एंटर्स द डायफ्राम और पूरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को वो ब्लड सप्लाई करेगी। सो एओर्टा से उसका सर्कुलेशन होगा। किडनी का फंक्शन बाद में देखेंगे, अलग कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स। किडनी की जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत स्पेशलाइज्ड है, उनमें हार्मोनल कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है, विल सी देम लेटर। ब्लड प्रेशर, how it is regulated, both divisions of autonomic nervous system, that is sympathetic and parasympathetic regulate blood pressure। हम लोग ने ये योग में सीखा है कि नर्वस सिस्टम के दो मेजर पार्ट्स है, एक तरफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरी तरफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर आपको याद है तो ब्रेन नर्वस सिस्टम टॉप में आ गई, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हो गए, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और दूसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सो पीएनएस में आ गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद आपको याद करने में वेरी डिफिकल्ट, विल रिवाइज लेटर। एक ही चीज याद में रखना सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन हो जाता है अपने शरीर में तो हार्ट रेट कम होगा, अपना रेस्पिरेशन कम होगा। ऑल योगा प्रैक्टिसेस आर मेंट फॉर दिस। हम लोग जो योग करते हैं उसमें शवासन है, कोई भी आसन है, प्राणायाम है, योग निद्रा है, ऑल दीज एक्शंस दे स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके लिए योग करने के बाद अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। व्हाई? बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड। उसकी वजह से हार्ट रेट कंट्रोल में आता है। इसके लिए जिनको हार्ट रेट ज्यादा है, एंजाइटी है या और कुछ बीमारी है, रेस्पिरेशन बहुत फास्ट है, उनमें अगर योगा प्रैक्टिस एडवाइस करते हैं
तो आफ्टर फ्यू डेज फ्यू मंथ्स उनका रेस्पिरेशन थोड़ा काम हो जाता है, थोड़ा धीरे से होने लगता है. दे गेट बेटर कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, दे गेट बेटर कंट्रोल ओवर देयर वर्किंग वॉट एवर दे आर डूइंग. तो उनमें उनको थोड़ा कंट्रोल आने लगता है. और सिंपैथेटिक का काम क्या है? टू एक्सिलरेट. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सिलरेट करेगी किसी भी चीज को, हार्ट रेट को बढ़ाएगी, रेस्पिरेशन को बढ़ाएगी. समझ लो कोई अपना सैनिक है, कोई सोल्जर है जो सीमा पे खड़ा है और उसको रात भर उधर पहरा देना है. ही कैनॉट, मतलब उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया तो प्रॉब्लम है. बिकॉज अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट कम्स डाउन, ब्रीदिंग रेट कम्स डाउन. लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका जागरूक रहने की वजह से वो फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है. मतलब सामने उसको मालूम है कि बहुत क्रूशियल टाइम है, तो वो हालत में उसकी नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक ज्यादा काम करेगी, वो बहुत एग्रेसिव रहेगा. ही कैन नॉट, मतलब उसको फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है. तो दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, व्हेन ही इज रिलैक्स्ड, हिज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड. दूसरा आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर आपको लोकल ट्रेन से जो, या फिर आपको ट्रेन पकड़नी है और आप ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, आपके सामने नीचे ट्रेन आई है. नाउ यू वांट टू कैच दैट ट्रेन. अगर वो ट्रेन गई आपसे तो यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ बिजनेस या जो भी है. इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर यू टू कैच दैट ट्रेन. तो आप कैसे भी हालत में वो ट्रेन की तरफ पहुंचेंगे. और जब भी आप ट्रेन कैच करने जाएंगे, दैट टाइम योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड, एक्टिव, हाइपर एक्टिव. और जैसे ही आप ट्रेन में एंटर करते हैं, आपका जो सिलेक्टेड या रिजर्व सीट है वहां पे जाके बैठेंगे. बाद में 2-4 मिनट के बाद ट्रेन छूटती है, यू फील रिलैक्स्ड. दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो ये दो समझने के लिए दो ऐसे एग्जांपल यूजुअली यू कैन रिमेम्बर कि बहुत एक्सीलरेशन में है, बहुत जल्दबाजी में है तो सिंपैथेटिक, और योगाभ्यास कर रहे हैं तो पैरासिम्पैथेटिक. योगाभ्यास में अगर सूर्य नमस्कार वगैरह करेंगे तो टेम्पररी सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाएंगी क्योंकि वो हाइपर एक्टिव हो गई, हाइपर एक्टिविटी आ गई उसमें. सो डायनामिक एक्सरसाइज जो भी करेंगे उसमें सिंपैथेटिक, और जो भी एकदम रिलैक्स स्टेट में करेंगे, जो स्थिर सुखम आसनम व्याख्या दी है, आसन की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आसन? स्थिर सुखम आसनम. सो स्थिर मतलब स्टेबल और सुख मतलब प्लेजर. तो ये सब पैरासिम्पैथेटिक की वजह से आता है. दैट स्टेट ऑफ माइंड इज रीच्ड बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक. सो ये समझने के लिए थोड़ा दिया है. सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट, एंड पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट. मतलब आराम से जो भी हम लोग काम करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक रहेगी, हाइपर एक्टिविटी में सिंपैथेटिक रहेगी. टू रिमेम्बर इट. अभी बैरो रिसेप्टर वगैरह है, आई डोंट थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हमें बहुत ज्यादा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये ऑटो कंट्रोल होता है सब अपने बॉडी में. देखिए यहाँ पे एओर्टा से खून निकलता है बाद, तो यहाँ पे एओर्टिक आर्च है. एओर्टिक आर्च यहाँ पे ही कुछ रिसेप्टर्स रहता है. रिसेप्टर्स मतलब दे कैन सेंस द मूवमेंट, दे कैन सेंस द प्रेशर. वो हिसाब से वो ब्रेन में सिग्नल जाएगा. इट्स एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. वो शरीर में, हर एक के शरीर में ऑटो रेगुलेशन ये सब चलते रहता है. द बॉडी रिस्पॉन्ड्स ऑटोमेटिकली, लेकिन मैकेनिज्म आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए. सो दीज आर ऑल रिसेप्टर्स. केमो रिसेप्टर यहाँ पे लिखा है, देन बैरो रिसेप्टर यहाँ पे लिखा है. बैरो मतलब प्रेशर जो रिकॉग्नाइज करते हैं, दे आर बैरो रिसेप्टर्स. और केमिकल जो रिकॉग्नाइज करते हैं, दे आर केमिकल रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर्स. सो they recognize the pressure in the aorta. In that way they can send a signal to the brain and the brain will act accordingly. So these are all receptors. Varicose veins therapy point of view से थोड़ा important topic है. सर मुझे पूछना था. हाँ बोलो ना. सर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कौन करता है? It's again I say it's a very complex mechanism. ब्लड प्रेशर कंट्रोल अगर एक ही जगह पे होता ना तो एक ही टैबलेट से काम चलता था. लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का
there are various types of medicines required because various types of mechanisms are involved in blood pressure control. अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा था कि माइंड जो है वो Mind is also important. कुछ लोगों में नो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन रहता है, मतलब कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर एट द एज ऑफ 22, 23, 24 उनमें ब्लड प्रेशर अगर बाय चांस चेक करेंगे तो उनमें 180, 190 तक आ जाता है. Some people have some kidney problems, some people have some electrolyte problems, some people have genetically they are predisposed to high blood pressure. किनमें कुछ obesity रहता है, कुछ stress रहता है. There are many factors affecting blood pressure. There is no single factor which will control blood pressure or by which we can control blood pressure. It's very complicated process and the cardiologist has to decide कि इसको ये पेशेंट को कौन सा मेडिसिन रिक्वायर्ड है. किडनी मालफंक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, देन डाइट या इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से ब्लड प्रेशर वेरिएशन आ सकता है, मेनी थिंग्स. ओके ओके, थैंक यू. सर फिर ये इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं उसमें भी देयर आर नो, मतलब एस्टेब्लिश कॉज ही नहीं है, फाइंड आउट नहीं कर सकते बहुत बार, तो उसमें रहता ही है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, तो उनमें मेडिसिन चालू करते हैं. वो भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी रहती है बहुत बार. किसी मेडिकल कैंप में गए या कुछ ऑफिस में कुछ चेक करना था, मेडिकल चेकअप करवाया तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर निकला. द पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज नॉट अवेयर कि उसको इतना हाई ब्लड प्रेशर है. मेनी टाइम्स these are accidental discoveries. Okay. So varicose vein usually ये लार्ज swollen veins, उसको वेरिकोज वेन्स कहेंगे. क्यों होते हैं? अगेन इसमें भी सी मेडिसिन में बहुत सारे कारणों का, मतलब वी हैव टू एक्सप्लोर मेनी रीजंस, वी हैव टू इंक्वायर अबाउट मेनी रीजंस. ऐसा नहीं है कि 1+1 is 2. मेडिसिन में 1+1 कैन बी 11, 1+1 कैन बी 111, 1+1 कैन बी 0 ऑल्सो. देर इज नो कॉम्बिनेशन. अभी आप कोरोना में देखते रहेंगे, कोरोना इज अ न्यू, कंपैरेटिवली न्यू डिसीज फॉर द मेडिकल फील्ड. इसके लिए कोरोना के एग्जैक्ट सिम्टम्स बोल नहीं सकते. देर आर पीपल, उनको समझ लो सर्दी है आज, या समझ लो पिछले हफ्ते सर्दी थी, बाद में दे वर नॉर्मल, दे स्टार्टेड वर्किंग अगेन, और उनको वापस कुछ सिम्टम्स आ गए, अगेन फीवर आ गया, देन दे हैड टू बी एडमिटेड. There are so many variations of corona, just one disease, and there are thousands of such diseases. इसके लिए इसमें हर बार कारण या कॉज पिन पॉइंट करना आसान नहीं रहता है. इसके लिए बहुत बार पेशेंट बोलता है कि उसको इन्वेस्टिगेशन करने को बोला, ये करने को बोला, वो करने को बोला, बट द प्रॉब्लम इज देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये होगा तो ऐसे ही होगा, वो होगा तो ऐसे ही होगा. दैट्स वाई मेडिकल फील्ड ऑल्सो या मेडिकल पर्सन एक्सप्लोर्स द पेशेंट कि उसको परफेक्ट बीमारी क्या है और उसका कारण क्या है और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत बार पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर ने इतना सब इलाज करने, ये सब इन्वेस्टिगेशन करने को बोला है और उसमें कुछ निकला ही नहीं, सब नॉर्मल आया. अभी सब नॉर्मल आया, ही शुड सेलिब्रेट ना. एक्चुअली उसको समझ लो 10,000, 20,000, 30,000 खर्चा आया और उसका सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, तो रोते हुए आता है, बोलता है कि कुछ नहीं निकला. मैं बोला अरे निकलने की जरूरत ही नहीं है, यू शुड सेलिब्रेट कि कुछ नहीं निकला है, यू शुड फील हैप्पी कि तुम्हारा टेंशन तो कम हो गया, दैट यू आर नॉर्मल, यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम. सो these are the things we have to face. So see how varicose vein occurs usually in the legs. ये यूजुअली लेडीज में पाया जाता है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बिकॉज प्रेगनेंसी में जैसे फिटनेस बढ़ते जाता है इन द यूट्रस, उसका साइज जैसे बढ़ेगी वैसे इट विल प्रेस ऑन द इंफीरियर वेना कवा. इंफीरियर वेना कवा में प्रेशर जैसे आएगा उसका, तो या नॉट ओनली इंफीरियर वेना कवा, वेरियस ब्लड वेसल्स, तो उसमें जैसे प्रेशर आएगा तो पैर की ओर से जो ब्लड सर्कुलेशन आने वाला है उसको थोड़ा रेजिस्टेंस आता है उसके या फिर आई एम टेलिंग वन ऑफ द कॉजेस, इट डजंट हैपन इन ऑल प्रेग्नेंट लेडीज, अगेन आई एम टेलिंग यू. सो दीज आर अगेन 1+1 इज नॉट नेसेसरीली 2 इन मेडिसिन. सो ब्लड वे इसमें क्या होता है, वेरिकोज वेन्स में देखो हर वेन में, पैरों में जो वेन्स है उसमें अंदर वाल्व रहता है.
ये वाल्व हार्ट की तरफ टुवर्ड्स और अपर मतलब हार्ट की तरफ खुलता है, इसीलिए पैर से जो खून आएगा वहां से ऊपर तक आगे बढ़ते जाएगा, और ये वाल्व होने की वजह से ये पीछे नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो बैक। लेकिन कुछ लोगों में ये वाल्व काम करना बंद कर देती है, इसकी वजह से यहाँ देखो ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, खून एक्यूमुलेट हो गया, इसकी इलास्टिसिटी गई, ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये इनलार्ज हो जाते हैं। इनलार्ज हो जाने की वजह से इनमें से ब्लड सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा नहीं, और हम लोग योग वगैरह बोलते हैं, बट अगेन यू शुड नो एज अ थेरेपिस्ट दैट वेरिकोज वेन्स हैव नो मेडिसिन। ऐसा पैर ऊपर करके टांग ऊपर करके वेरिकोज वेन्स ठीक नहीं होता है, बिकॉज यू इमेजिन कि ये वाल्व अगर माल फंक्शन हो गई है तो पैर ऊपर करने से ये वाल्व कैसे फंक्शन करेगी, नॉट पॉसिबल। सो इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसके लिए बहुत बार वेरिकोज वेन्स होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए एफर्ट लेना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ कि होने के बाद उसको इलाज करने से अच्छा है कि वेरिकोज वेन्स प्रिवेंट करना है। यूजुअली किस में होता है, देखो अगर कोई एडमिट पेशेंट है और उसको मूवमेंट नहीं करनी है या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, तो मूवमेंट कम होने की वजह से ऐसे पेशेंट्स में वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम देखा जाता है। इसके लिए बहुत बार फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं एडमिट पेशेंट्स को, लोअर एक्सट्रीमिटीज को स्पेशली। फिजियोथेरेपी की वजह से उनकी इलास्टिसिटी या फिर उनका ब्लड सर्कुलेशन वी कैन मेंटेन। सो थेरेपिस्ट को भी ये मालूम होना चाहिए व्हाई योगा फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर। या हम लोग उनको ऐसे पेशेंट्स को एक दो बार एडवाइस करेंगे तो पेशेंट खुद भी कर सकता है। तो वेरिकोज वेन्स आपको यू शुड नो। सर हाँ सर दैट मीन्स वो एक बार वो वेन वेरिको वेन में कन्वर्ट हो गया तो डेड हो गई वो, हाँ, तो वो वहाँ पे वहां सर्कुलेशन पे ऐसे कुछ नहीं कर वहाँ सकते। पे अटक जाता है। दैट्स व्हाई समटाइम्स अगर लेकिन अपना बॉडी इतना फ्लेक्सिबल रहता है कि पैरेलल सर्कुलेशन होते रहता है बॉडी। बॉडी हैज दैट कैपेसिटी जिसमें और ज्यादा अलग से सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है, कैपिलरीज अलग से डेवलप हो जाती है वहां पे, दैट द सर्कुलेशन इज टेकन केयर ऑफ। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब वो प्लास्टिक सर्जन लोग करते हैं, they operate on varicose veins patients usually, और वो अलग टाइप है, we need not go into that क्योंकि it occurs, ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड एट अ वेरी लेटर स्टेज। इससे अच्छा है कि वो प्रिवेंट करेंगे ज्यादा तो बेटर रहेगा। वेरियस योगा थेरेपीज जो है उसमें हम लोग सूक्ष्म व्यायाम वगैरह बोलते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सूक्ष्म व्यायाम, वो वैसा करेंगे तो एडवाइस करेंगे तो वेरिकोज वेन्स लार्ज मतलब बड़ी हद तक हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। और सर वो पैचेस क्यों आता है, मतलब वो ग्रीन और रेड हाँ, ऐसे पैचेस क्यों आता है? वो वैसे में ये है ना, वो वेनस ब्लड है ना वो, तो उसकी वॉल है ना, उसकी वॉल, उसकी दीवार, ब्लड हाँ। वेसल की दीवार वो इनलार्ज हो गई है, इसके लिए वैसा दिखता है। ओ क्लॉटेड ब्लड भी हो जाता है इसमें, ब्लड क्लॉट्स भी हो जाते हैं बाद में, दैट्स व्हाई दे शो डिफरेंट कलर्स। तो ओके। ये ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आएगा, फिर वैसे ही रहेगा ये उधर। बहुत छोटा पार्ट है ना, सी इसमें भी अराउंड कितना रहेगा, इसमें 2-4 ml रहेगा इसमें। अपने शरीर में 5 लीटर ब्लड है, उसके सामने 1 और 2 ml मेक्स नो डिफरेंस। ओके सर फिर ये विपरीत करनी मुद्रा और ये जो टांग ऊपर करने वाली एक्सरसाइजेस है, उसमें से फिर ये वन ऑफ द बेनिफिट ये बताते हैं उसमें दिया हुआ है, तो नहीं, वो that तो means- देते हैं, वो क्या है या फिर एग्जाम में पास होने के लिए हम लोग को पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं है, बिकॉज ऐसे टांग ऊपर करने से अगर ये वेन या वाल्व का कार्य सुधरेगा ना, तो हॉस्पिटल्स विल क्लोज डाउन। हॉस्पिटल्स को उनको ताला लगाना पड़ेगा सिर्फ पैर ऊपर करने से वेरिकोज वेन्स अगर अच्छा होता है तो। बिकॉज आप इमेजिन करना कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इलास्टिसिटी अगर एक बार गई यहाँ पे ब्लड वेसल की, तो वो पैर ऊपर करने से कैसे वापस आएगी, इज इट पॉसिबल? इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कच्ची कैरी रहती है, यू मस्ट बी नोइंग कैरी, कैरी का एक बार कलर बदली हो गया, वो आम हो गया उसका, तो वापस कैरी होगी क्या? नहीं होगी, कैसे भी करो, इट विल नॉट ऑकर, इट विल नॉट, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती है। इसके लिए इतना पार्ट तो उसका खराब हो गया है। सो
बट द बॉडी टेक्स केयर, वो तो पैरेलल सर्कुलेशन अंदर के अंदर डेव्हलप होते रहता है. सर सर इतना तो हो सर सकता है ना. त्याला काय पेन होतात का तिथे? भरपूर पेन होऊ शकतं. अगेन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पेशेंट्स गेट डिफरेंट सिम्टम्स. किसी को पेन होगा, किसी को पेन नहीं होगा. समबडी उसका सहन शक्ति अगर ज्यादा है तो वो इग्नोर करेगा, किसी को बहुत सेंसिटिव है तो बहुत चिल्लाएगा. ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन. और सर पैर फिर ऊपर करने की, फिजियो पैर ऊपर करने की वजह से वन थिंग हैपन्स पॉजिटिवली कि टेम्पररी ये वाल को रिलैक्सेशन मिलता है. ये जो वाल्व है यहाँ पे टेम्पररी रिलैक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से खून थोड़ा शरीर की ओर बढ़ता है. दैट विल डेफिनेटली ऑकर, बट इसकी वाल्व की इलास्टिसिटी वापस नहीं आएगी. सर जो अच्छी है वेंस उसमें भी रिलैक्सेशन होगा तो उसमें इसमें benefit हो रिलैक्सेशन हो. सकता है. यस यस यस, डेफिनेटली. द पॉइंट इज इसकी इलास्टिसिटी वापस नहीं आएगी. रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन हैपन. ओके. nearby organs को the flow of the blood is proper. हाँ, ये तो बहुत एक्सटर्नल पार्ट हो गया ना. इसमें अंदर मसल्स है, मसल्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स है. सो वहां से तो सर्कुलेशन तो होता रहेगा. सर फिजियोथेरेपी में भी तो एक्सरसाइज ही एडवाइस करेंगे ना, तो Yes, उससे yes. कैसे रिलीज मिलता है और आपने योगा से कैसे नहीं मिलता? फिजियोथेरेपी में वेरिकोज वेन्स किधर क्योर होता है? आई हैव नॉट हर्ड. ठीक है, मुझे लगा वैसे बोले. नहीं, सॉरी. क्योर नहीं होता है. सी, क्योर इज नॉट पॉसिबल. देयर कैन बी पैरेलल सर्कुलेशन, बट दिस पर्टिकुलर दिस वेन इज गॉन, वी कैन से. अगर दूसरा सर्कुलेशन डेवलप होता है तो अच्छा है. ओके. सो ये एनाटॉमिकल पार्ट है कि एवरेज हार्ट अपनी जो मुट्ठी रहती है उतने साइज का हार्ट रहता है. इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंट्रोल्स, हार्ट का खुद का जनरेशन है वो देखना रह गया है अपना. हार्ट का खुद का हार्ट बीट्स कैसे जनरेट होता है वो बाद में शायद आज नहीं देख सकते, नहीं टाइम. ओके. द हार्ट कैन कंटिन्यू बीटिंग इवन व्हेन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बॉडी. शरीर के बाहर निकालेंगे तो भी हार्ट कुछ समय के लिए अपना कॉन्ट्रैक्शन करते रहेगा, क्योंकि उसका हार्ट बीट्स का जो जनरेशन है वो हार्ट में खुद में होता है. सेल्फ मतलब ब्रेन का कंट्रोल बहुत कम रहता है. हार्ट हैज इट्स ओन रिदम. और वो एवी नोड और एसवी नोड वो बाद में देखेंगे हम लोग. एसए नोड एंड एवी नोड वो विल सी इट लर्न लेटर. आई थिंक नेक्स्ट वीक शायद लगेगा उसमें. और हार्ट विल बीट अराउंड 1,15,000 बार पूरे दिन में. ये आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 80 बीट्स 80 पर मिनट. इस 80 बीट आप पल्स आप खुद की देख सकते हैं. किसी की पल्स 60, 70, 80, 90, 100 हो सकती है. सो 80 बीट एवरेज किया है. इसके लिए अबाउट वर्ड है इसमें. तो अबाउट 1,15,000 बार पर डे. 80 per minute into 60, that is 4,800. Am I right? Yes, 4,800 into 24. 24 घंटे हो गए तो 4,800 into 24 is around 1,15,000. आपकी पल्स किसी की वजह से बढ़ सकती है, किसी को देख के बढ़ सकती है, एग्जाम के टाइम बढ़ सकती है, और किसी टाइम में बढ़ सकती है. that time it can go beyond 1,20,000, 1,25,000. सिंपैथेटिक की वजह से ये बढ़ जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक की वजह से ये कम हो जाएगी. पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन. सर पर 80 बार क्यों, मतलब ऐसा कुछ है क्या कि नहीं, 80 आई एम बार जस्ट टेलिंग अबाउट. मतलब अगर 80 बार किसी का हार्ट हो रहा है तो ये आंकड़ा आएगा. आई एम नॉट सेइंग कि 80 बार ही होना चाहिए. ये जनरल समझने के लिए है बात. अगर किसी में 90 है तो 90 इंटू 60 कितना हो गया? 5,400. So 5,400 into 24. अच्छा, मगर सर वो करते हैं ना, वो नाड़ी चेक करते हैं तब वो 72 बार क्या बोलते हैं, लब एंड डब, क्या बोलते हैं उसको? लब डब. हाँ, लब डब वो होना चाहिए, तो फिर वो नॉर्मल हार्ट है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अगेन वी आर टॉकिंग ऑफ एवरेज टर्म्स. 70 to 80 ये एवरेज ये है, क्या बोलते हैं, एवरेज हार्ट बीट्स है पर मिनट. 70 to 80. किसी की 60 भी रह सकती है और वो भी मतलब नॉर्मल रह सकता है. किसी की 90 रह सकती है. देन दैट पर्सन इज आल्सो, दैट पर्सन में बी आल्सो नॉर्मल पर्सन. और आपने जो पूछा था, अगर 90 हो गई पल्स पर मिनट तो इसका पर डे का बीटिंग हो जाएगा
1,29,600, मतलब 1,29,600। तो ये मैंने भी बोला ना, नॉर्मल है। ये भी मतलब डिपेंड्स, अगर पेशेंट का मतलब नॉट पेशेंट, दैट पर्सन हाउ इज हैविंग हिज लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, वी कैन डिसाइड कि ये नॉर्मल है ये उसके लिए या नहीं है एबनॉर्मल। ओह ओके, एक्चुअली ये थैंक यू। जो है ना, ये आप डिस्कस कर रहे हो ना, 72 होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे अभी देखिए डायबिटीज में क्या होता था कि डायबिटीज में पहले ज्यादा था। हाँ, जो भी इंसुलिन की मात्रा है या जो भी ये है, उसका परसेंटेज ज्यादा था। कुछ ग्लोबल डॉक्टर्स ने मिलके उसको फिर कम किया, ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन है। दैट इज फ्रॉम, मुझे लगता है कि कोई एक जर्नल या कोई तो किसी तो आर्टिकल में मैंने पढ़ा था। तो ये डिपेंड्स अपॉन, जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होती है वैसे वैसे वो सब कुछ चेंज भी होता है। देखिए अभी जो डी विटामिन है, डी विटामिन का जो टाइमिंग है वो 9 to 9:30, ये डी विटामिन अभी थोड़ा सा ज्यादा आता मिलता है ना? एम आई राइट डॉक्टर यस संजय यस जी? यस यस। तो हम लोगों को लगता है कि कोवळ्या उन्हामध्ये या जो भी पहले पहले 7 साढ़े 7 का जो धूप है वो लेंगे तो डी विटामिन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यस और अगर आजकल हमारे तो जो कुछ दिमाग में बैठे हुए जो ये है ना थियरीज, वो निकालो। नहीं, अर्ली मॉर्निंग का सनलाइट जो है वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। आपको सुबह 9 से दोपहर के 2 बजे में जो सनलाइट है, ब्राइट सनलाइट, उसमें से किसी भी 15-20 मिनट में आपको घूमना है वो सनलाइट में, तो विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा। और अभी इसमें क्या है, किसी को स्किन कलर काला हो जाने की आशंका रहती है, लेकिन कमजोर होने से अच्छा है कि काला थोड़ा रहेगा तो चलता है। और सर शाम को भी, मतलब अभी तो आता उन्हाळा है तर बस शाम को भी धूप रहता है, तो उसमें भी विटामिन डी मिलेगा ना? अभी क्या है, अभी अभी आज का देखो टेम्परेचर दिखा रहा है 34 मैक्सिमम। अभी शाम को ये और नीचे आएगा, 32 31 तक जाएगा। इसके लिए आइडियली क्या है, सुबह 9 से लेके दोपहर को 2 बजे तक, इसमें अगर आपको जितना भी मिलता है उसमें से 15-20 मिनट निकालो। और भले आप काम पे हो तो किसी बहाने, मतलब बहाने बाहर नहीं निकल सकते, बट गो वॉकिंग टू द प्लेस या और कुछ कुछ भी कर सकते हो, तो वहां पे 15 मिनट आपको डायरेक्ट एक्सपोजर चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट का। तो आपको कोई भी विटामिन डी लेने की, कोई भी विटामिन लेने की जरूरत नहीं है अगर ये आप लेते हैं तो। जैसे मैंने बोला सर कि पण किसी मग को दुपारी 2 पर्यंतच का? मग हो दिवसभरातच म्हणजे नहीं संध्याकाळी नहीं 5 पर्यंत पण आपल्या इथे दो भरपूरच ऊन असतं असं ना? असेल ना, मग ते चालू शकेल ना. दोन हे आयडियली कसं आहे, ऑन एन एव्हरेज, अगेन इट इज टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज पीरियड. अभी दिसंबर में 2 बजे के बाद इतना स्ट्रांग नहीं रहता है सनलाइट. दिसंबर जनवरी में पूना साइड जाएंगे, अच्छा, मतलब कोल्हापुर, स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा ये है? स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज द थिंग. हाँ। और यूजुअली 9 से 2 स्ट्रांग रहता है. इसके लिए समझने में आसान हो जाता है. ऐसा नहीं कि 2 बजे के बाद विटामिन डी सप्लाई नेचर से बंद हो गया. इट इज नॉट लाइक दैट. सो the point is it should be strong, the sunlight should be strong enough for us to have that generation capacity कि विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन अच्छा हो सकता है उसमें. इसके लिए वो टाइम के सनलाइट में जाना जरूरी है. जैसे आपने बीएमआई का नाम सुना रहेगा, ये भी थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू की हिसाब से थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन 1-2 मिनट में बोलता हूँ. आप अपना खुद का बीएमआई काउंट करना, बॉडी मास इंडेक्स आप खुद कर सकते हो, कुछ बहुत ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं है. हाउ इट इज कैलकुलेटेड, बॉडी वेट, 2 kilograms. बॉडी वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर. मतलब अगर आप समझ लो 160 सेंटीमीटर्स है, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, और आपका वजन समझ लो 70 केजी है, तो बीएमआई कैसे निकलेगा? 1.6. 70 केजी डिवाइडेड बाय 1.6 का स्क्वायर. अभी 1.6 का स्क्वायर कितना आता है? लेट अस सी. 1.6 7.34. 1.6 2.56 आता है. 27.34. Yes, so the BMI is 70 divided by 2.56. So 70
70 divided by 2.56, that is 27.34. yes, Menon ji, you are right, 27.34. तो ये BMI इंडियन, अरे मेनन सर मैनेजर थे बैंक में, आप उसको कम समझते हैं क्या? अरे कभी कब समझा आई नो। तो 27.34, सो ये अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया। इट शुड बी लेस देन 25। आपको अगर खुद का BMI 25 के अंदर है, 23-24 है तो बहुत अच्छा है। अगर उससे भी ज्यादा है तो आपको वजन कम करने की जरूरत है। इन Will it be सिंपल, classified under obese? Will it be classified under obese? अभी क्या है ना, इसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो हिसाब से 25 के ऊपर ओबेज हो गया। भारत इंडियंस के लिए ओवरवेट हो गया, ये नॉट ओबेज, इट इज ओवरवेट। 30 के आगे जाएगा तो ओबेज में जाएगा, 30 या तो उसके भी आगे जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड ओबेज। अभी इसमें भी बहुत ज्यादा अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। ऐसा कहते हैं कि यूरोपियन लोगों की जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है कंपेयर टू इंडियंस, तो यूरोपियन लोगों की या अमेरिकन लोगों की हार्ट की ब्लड वेसल्स है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है कंपेयर टू इंडियंस। इसके लिए उनके शरीर में हाई BMI रहेगा, स्टिल दे सर्वाइव बेटर। और हमारे इंडियंस में लो BMI रहेगा तो वी आर एट रिस्क, मतलब थोड़ा लो रहेगा तो भी वी आर एट रिस्क। नो सी, मैंने जो सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि हर एक प्लेस के असर के ऊपर उसकी बॉडी का टेम्परेचर, उसके बॉडी की ब्लड प्रेशर, उसके डायबिटीज का जो भी रेशो है वो अलग अलग टाइप पे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसका रहता है। तो ये मैंने सीखा है और मैंने इसको इसके बारे में पढ़ा है। तो आप कैसे भी करेंगे, मतलब अगर आप शोलापुर या ऐसे बड़े राजस्थान ऐसे कोई जाएंगे तो आपका अगर टेम्परेचर अगर थोड़ा सा शरीर का बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो या आपका ये हुआ है। तो वो इस हिसाब से जैसे जैसे क्षेत्र बड़े बदलेगा वैसे वैसे आपके बॉडी का भी और फंक्शनिंग भी आपका बायोलॉजिकल चेंज होगा। तो ऐसा नहीं है कि बढ़ गया है तो फिर गोली लेनी है या ब्लड प्रेशर ये हुआ है तो ऐसा नहीं है। ओके, जैसे मैंने पढ़ा था, जैसे मैंने बोला था कि डायबिटीज के लिए जो भी रेशो है वो अलग अलग है, वैसे बीपी के लिए भी कुछ अलग से रेशो अलग अलग चेंज हुआ है। 80 में कुछ तो था, अभी 90 में कुछ तो था, और 20 में, और अभी तो कुछ तो अलग ही है। रियली, एम आई करेक्ट? यस यस यस। और ये ब्लड वेसल्स का भी ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय लोग मीठे खाने में बहुत माहिर है। मतलब मीठा खाना हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। मतलब क्या बोलते हैं ना, 12 से 12, मराठी में बोलते हैं 12 से 12 हम लोग मीठा खाते हैं। मतलब कोई आदमी, कोई इंसान पैदा हो गया तो भी मीठा खाएंगे, और कोई अगर जाता है तो भी उस दिन भी कुछ मीठा बनाते हैं। दैट मीन्स वी आर ईटिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स थ्रू आउट आवर लाइफ। उसका भी अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज्यादा असर होता है। और ऐसे प्रूव हुआ है कि इंडियन पर्सन्स, मतलब जेनेटिकली अपनी जो हार्ट वेसल्स है या उनकी जो दीवार है वो थोड़ी कमजोर है कंपेयर टू अदर्स। वो थोड़ा अलग टाइप है, वी नीड नॉट गो इनटू दैट, वो रिसर्च का शायद टॉपिक हो सकता है। लेकिन कहने की बात यह है कि अपना BMI काउंट करना आपको करना है। तो वो अगर 25 के नीचे है, 24 के नीचे है तो कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी, और ज्यादा है तो डोंट कंसिडर योर सेल्फ अनलकी, लेकिन स्टार्ट रिड्यूसिंग वेट। थोड़ा वजन कम कर सकते हो तो BMI नीचे आ सकता है आपका। अगर 25-24 के नीचे है तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो कंटिन्यू कर सकते हो। 23 तक है तो 22-23 है तो बहुत ही अच्छा है, यू कैन मेंटेन दैट लाइफ स्टाइल। और अगर ज्यादा है तो यू हैव टू थिंक अ लिटिल, या आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सो हार्ट पंप्स ब्लड एवरी डे, ये बहुत स्टैटिस्टिक्स हो गया ये सब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन हार्ट वेज लेस देन 1 पाउंड, मतलब लगभग 500 ग्राम, 400-500 ग्राम उसका वजन रहता है। और पुरुष का हृदय स्त्री के हृदय से थोड़ा हेवी रहता है वजन में। वुमेन्स हार्ट बीट स्लाइटली फास्टर, औरत का हार्ट थोड़ा ज्यादा, उसका बीटिंग स्पीड थोड़ा ज्यादा रहता है कंपेयर टू मेल्स। सो ब्लड वेसल सिस्टम, या अगर ब्लड वेसल्स एक दूसरे के सामने रखेंगे
तो 60,000 मील का रास्ता डिस्टेंस कवर करेगी एक शरीर में। आई एम टॉकिंग इन वन पर्सन। यू कैन इमेजिन कि एवरी पर्सन में इतना नेचर ने दिया है अपने को कि 60,000 मील का उसका रास्ता है। दैट मीन्स द ब्लड ट्रेवल्स ऑल दिस डिस्टेंस रेगुलरली। इतना अंतर उसको कवर करना पड़ता है। लाफिंग इज गुड फॉर हार्ट। हंसना बहुत अच्छा है हृदय के लिए। और स्ट्रेस बूस्ट इम्यून सिस्टम। हंसने से क्या होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, जिससे अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जो वजनदार लोग हैं उनके हृदय की गति कम रहती है। सो अभी योग पे कभी जाएंगे, 1 मिनट। रेड ब्लड सेल्स है आर स्पेशल, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं रहता है। न्यूक्लियस ना होने की वजह से एक उनमें ज्यादा स्पेस मिल जाती है ऑक्सीजन कैरी करने की। दस दे हैव मोर रूम टू कैरी ऑक्सीजन। सो तो हम लोग थोड़ा योग देखेंगे इसमें क्या है, योग कैसे करता है काम। अभी है ना, एज आई टोल्ड यू, लिम्फेटिक सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर बहुत निर्भर करती है। इसके लिए जो भी नियम हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अप्लाई करेंगे वही नियम लिम्फेटिक को अप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब जो बेनिफिट योग अभ्यास से इस संस्था को मिलेगा वही बेनिफिट लिम्फेटिक सिस्टम को भी मिलेगा। सो रोल ऑफ योगा, स्ट्रेस एंड डाइट प्ले अ बिग रोल। हमको सबको मालूम है जो योग में है अभी, उनको तो सबको मालूम है कि स्ट्रेस बहुत असर करती है हृदय गति पर, हृदय के फंक्शन पर, हार्ट के फंक्शन पर। योगा नोन टू रिड्यूस स्ट्रेस। योगा अभ्यास से स्ट्रेस कम हो जाता है। सी वेरियस योगा प्रैक्टिसेस रिलीज एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स क्या है? एंडोर्फिन्स आर नेचुरल पेन किलर्स। आर्टिफिशियल पेन किलर्स क्या है? अलग अलग गोलियां हैं, इंजेक्शन है और कुछ है जो भी है। दे आर पेन किलर्स। अभी हमको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वी टेक मेडिसिन, वी टेक टैबलेट। दे आर आर्टिफिशियल पेन किलर्स। और योगाभ्यास करने से नेचुरल पेन किलर शरीर में पैदा हो जाते हैं, एंडोर्फिन्स कहते हैं। इसके लिए देखिए आप खुद पे महसूस कर सकते हैं कि योगाभ्यास करने के बाद अपनी सहन शक्ति बढ़ जाती है, या किधर भी अपने को पेन है, वेदना है, तो वो कम हो जाती है। व्हाई? बिकॉज नेचुरल एंडोर्फिन्स आर रिलीज्ड। थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल पेन किलर शरीर में पैदा हो जाते हैं विथ रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है, टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगी। विथ रेगुलर प्रैक्टिस एंड्योरेंस राइजेस। एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति। ये डाइट का इंपॉर्टेंस हम जानते हैं। पुष्टम मतलब जो नरिशिंग हो, जो न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें बहुत ज्यादा हो। सुमधुर, उसमें मधुर रस ज्यादा होना चाहिए। देन अरे क्या हो गया, पुष्टम सुमधुरम, मधुर रस की उसमें आधिक्य होना चाहिए। स्निग्ध मतलब उसमें घी और तेल होना चाहिए, एकदम सूखा खाना नहीं खाना चाहिए। गव्य, गव्य मतलब गाय के दूध से जो भी बनता है वो। गाय के दूध से जो खाना मतलब जो दूध रहेगा, छाछ रहेगा या फिर घी रहेगा, लेकिन वो गाय के दूध से बना हुआ चाहिए। धातु प्रपोषणम, सप्त धातु हम लोग देखेंगे बाद में आयुर्वेद में सप्त धातु क्या है। 7 प्रकार के धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। इनका पोषण, इन धातुओं का पोषण करना। इन मनोभिलषितम, मनोभिलषितम मतलब मन को जो अच्छा लगे। मतलब आपको भूख लगी है, आपने इमेजिन किया कि अभी ये खाना है, अभी मसाला डोसा खाना है या इडली सांभर खाना है, तो आप जब भी वो डिश देखते हैं तो आपको बहुत प्रसन्न लगता है। अरे वाह वाह, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा, अभी आज का दिन मतलब आज का दिन बन गया, ऐसा अपने को लगता है। तो दैट इज मनोभिलषितम। मतलब योर माइंड शुड अप्रिशिएट दैट फूड। अभी माइंड को अप्रिशिएट करने वाला फूड आ गया है मार्केट में, आम आ गए हैं मार्केट में, तो वो तो मनोभिलषितम है ही। कैसे भी you will find very rarely a person who doesn't appreciate mango. उसको आम अच्छा नहीं लगता है ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है। सो मनोभिलषितम योग्यम, और वो योग्य होना चाहिए। योग्य मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप योग थेरेपी के हिसाब से
आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। ये आयुर्वेद कंसेप्ट है कि वेगा न धारयत वात विणमूत्र क्षवत्रुक्षुधाम निद्राकाश श्रमश्वास जृंभाश्रु चर्बिरेतसा। अभी आयुर्वेद में ऐसे दिया है कि हमारे शरीर में 13 प्रकार के वेग या इम्पल्स कहेंगे उसको, 13 प्रकार के इम्पल्सेस है जो हमने हमेशा ऑनर करने चाहिए, मतलब उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कौन से 13 प्रकार है? तो वात मतलब गैसेस छूटती है तो वो रोकना नहीं चाहिए कभी भी। विंड मतलब आपको टॉयलेट लगती है, यू शुड नॉट प्रिवेंट, यू शुड नॉट सीट क्वाइटली, यू शुड इमीडिएटली ओब्लाइज। मूत्र यूरिन पास करने का अगर सिग्नल आता है तो बैठे नहीं रहना चाहिए, कितने भी बिजी हो आप, यू हैव टू गेट अप एंड गो फॉर यूरिनेशन। शव मतलब आपको छींक आती है तो वो भी प्रिवेंट नहीं करना है। प्यास लगती है, रात को 2 बजे प्यास लगी है पानी पियो, दिन को 2 बजे प्यास नहीं लगी है पानी मत पियो, सिंपल। क्षुधा मतलब जब भी भूख लगती है तभी खाना खाओ, घड़ी देख के खाना मत खाओ कि चलो 8 बज गया रात का, अभी खाने का टाइम हो गया, भले भूख हो या ना हो, लोग खाते हैं, ऐसा मत करो। क्षुधा जब भी भूख लगेगी तभी खाना खाओ। निद्रा जब भी नींद आएगी तभी सोना है। अभी ये लेक्चर में मत सोना, अभी थोड़ा 10 मिनट में हो जाएगा। सो ट्राई टू प्रिवेंट निद्रा फॉर द टाइमिंग। सोने का मन करता है तो सोना है। कास मतलब खांसी अगर आता है तो डोंट प्रिवेंट। श्रमश्वास बहुत ज्यादा भाग दौड़ करके आए तो सांस फूल जाती है, वो टाइम पे डीप ब्रीदिंग करना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है श्रमश्वास। जृंभा मतलब जम्भाई आ गई, आपको जमाई आ गई तो डोंट प्रिवेंट, यू हैव टू ओब्लाइज। अश्रु उस दिन देखा था, अश्रु इधर देखा था शायद, आई डोंट रिमेम्बर। अश्रु मतलब अगर आंख से टीयर्स आ रहे हैं, आंख से पानी आ रहा है तो डोंट प्रिवेंट, आने दो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बार बार रोते रहना है, लेकिन अगर नेचुरली अश्रु आते हैं तो डोंट प्रिवेंट, लेट देम कम। छर्दी उल्टी हो रही है, समझ लो उल्टी की फीलिंग है तो यूजुअली उसको प्रिवेंट नहीं करना चाहिए, लेट द छर्दी कम आउट। जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस है स्टमक में उसको बाहर फेंकने का वो सिग्नल है, सो डोंट प्रिवेंट। एंड रेतस ये एप्लीकेबल ओनली टू मेल्स। सीमेन जब भी आता है बाहर तो उसको प्रिवेंट नहीं करना है। सो दीज आर 13 टाइप्स ऑफ इम्पल्सेस विच वी शुड नॉट प्रिवेंट। और इसमें क्या है, 13 में से लगभग 7-8 जो है, बाद में बताऊंगा मैं कौन कौन से है, अभी मुझे भी इतना पक्का याद नहीं है। उनमें से दिया है कि कुछ 8 इम्पल्सेस ऐसे हैं, इसमें ये वात और विंड डेफिनेटली आता है कि ये अगर हम लोग प्रिवेंट करते हैं, ओबलाइज नहीं करते हैं, तो हार्ट डिसीज तक होने की संभावना है। मतलब जो लोग ये 13 इम्पल्सेस में से कुछ लोग आज 8 कुछ इम्पल्सेस ऐसे है कि उनको हम लोग ने ऑनर नहीं किया तो आगे जाके हार्ट डिसीज भी हो सकता है। बीच में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि उसमें ऑफिस एम्प्लॉयज का पूरा रिकॉर्ड लिया था, केस हिस्ट्री लिया था, उसमें जो हार्ट पेशेंट निकले उनमें से बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम था कि टॉयलेट को लगता है फिर भी जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ सम कंपल्शन, बहुत हेवी काम है, उठ नहीं सकते, सामने कस्टमर बैठे हैं, ये है वो है, हर टाइप का उनका एक्सक्यूज है। और एक्सक्यूज मतलब दे आर नॉट गिविंग, मतलब झूठे एक्सक्यूज नहीं लगते, बट दे जस्ट कांट लीव देयर प्लेस। सो ऐसे लोगों में हार्ट डिसीज का भी बहुत ज्यादा ऑकरेंस है। तो हम लोग जब थेरेपी करने के बाद जब भी एडवाइस, वी शुड बी एडवाइसिंग पेशेंट्स की ये सब 13 है डोंट प्रिवेंट, जब भी आते हैं तभी उनको ऑनर करना है। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि जब भी प्यास लगती है तभी पानी पीना है, इसका मतलब प्यास नहीं लगती तो पानी नहीं पीना है। भूख लगती है तो खाना खाना है, इसका मतलब भूख नहीं लगती तो खाना नहीं खाना है, एज सिंपल एज दैट। इसके लिए बहुत लोग 2-2, 4-4 लीटर पानी पीते रहते हैं, बाटली लेके ही घूमते हैं किधर भी देखो, दैट इज नॉट एडवाइजेबल एक्चुअली। क्योंकि आयुर्वेद अभी उनको समझ लो मेडिकल पार्ट कुछ है, हाइड्रोथेरेपी ऐसा कुछ बोला है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन बहुत बार लोग कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस लोगों का इंटरव्यू पढ़ते हैं उनको पूछा जाता है कि आपकी ब्यूटी का या आपके तंदुरुस्ती का राज क्या है, तो वो बोलते हैं कि आई ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अभी प्लेंटी ऑफ वाटर इतना यूजलेस आंसर है। प्लेंटी मतलब कितना प्लेंटी, देयर इज नो फिक्स स्टैंडर्ड कि इतना ही प्लेंटी है या इससे कम है इससे ज्यादा है। इसके लिए अपने दीवाने लोग भी, उनके जो दीवाने रहते थे, ऑल्सो स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर
और घूमते रहते हैं इधर उधर। फिर बाद में बार बार उनको 1 नंबर पेशाब को भी जाना पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दे ड्रिंक अननेसेसरीली ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसके लिए सिंपल रूल रखना है, प्यास लगी है तो ही पानी पियो, प्यास नहीं लगती है तो पानी मत पियो। इसके लिए जो ठंडे एरियाज में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में, उनको तो पूरे दिन में 800 ml 1 लीटर पानी भी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर है, प्यास ही लगती नहीं है, परस्पिरेशन नहीं हो रहा है, स्किन से पानी बाहर नहीं निकलता है और यूरिन तो होते रहता है, देन स्टिल दे ड्रिंक 4 लीटर 5 लीटर पानी। ऐसे लोग वहां पे भी मिलते हैं। एक्चुअली इट्स इनजस्टिस, क्योंकि ये सब पानी जो पीते हैं वो ऐसा नहीं है कि ऊपर से पिया और नीचे से निकल गया, इतना इजी नहीं है। इट हैज टू सर्कुलेट थ्रू द किडनीज, और जब भी किडनी का फंक्शन के बारे में सोचते हैं तो ऑल हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस ऑकर इन सच पीपल, क्योंकि किडनी का फंक्शन हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। किडनी का ऐसा नहीं कि जो पानी आया वो, मतलब जो भी आया वो सर्कुलेट करके उसमें से पानी निकाल दिया और बाहर फेंक दिया, इट इज नॉट सिंपल, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। उसमें बहुत हार्मोनल कंट्रोल्स है, तो वो सब उसमें अननेसेसरी वो काम में लाए जाते हैं, बिकॉज किडनी इज अ पंप एंड देन इट हैज टू पंप दिस ऑल दिस अनवांटेड नॉनसेंस। मतलब ये जो सब पानी पिया है अंदर के, हम लोग ने अंदर जो भेजा है 3 लीटर 4 लीटर, उसको सब पानी को किडनी ही बाहर निकालेगी, देयर इज नो अदर ऑर्गन। इसके लिए किडनी बाहर, मतलब स्किन से भी निकलेगा, थोड़ा थोड़ा रेस्पिरेशन से निकलेगा, वो बात अलग है, बट मेजर पार्ट इज किडनी हैज टू डू मेजर फंक्शन। सो ये सब मत करना। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू। शुद्धि क्रिया अभी देखेंगे हम लोग को, ये 6 षटकर्म 6 है। अभी इनमें से क्या है ना, किधर भी R&D ऐसा नहीं हुआ है कि इतना ये करो तो इससे हार्ट अटैक प्रिवेंट होगा, इतना वो करो उससे वो अटैक प्रिवेंट होगा, ऐसा नहीं है। वी कैन से कि जैसे शायद ग्रंथ रचना जिन्होंने की है उनको लिम्फेटिक सिस्टम शायद दे वर नॉट नोइंग, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम शायद दे वर नॉट नोइंग, दे हैड अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नाडीज एंड ऑल। वो आज अभी बहुत जगह पे उनके बारे में कुछ विचार चल रहा है कि नाडीज क्या है, 72,000 नाडीज है, ये है वो है। सो ऑल दिस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। तो नाड़ी शुद्धि के बारे में वो लोग हमें एडवाइस देते हैं कि ये सब शुद्धि क्रिया करने से 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी, जिसकी वजह से बाद में सुषुम्ना में जो प्राण ये वट एवर दैट एंट्री है वायु की, वो आसानी से हो जाएगी। देन दैट कुंडलिनी कैन मूव अपवर्ड्स थ्रू द स्पाइन अप टू द ब्रेन। सो ये सब हठ योग का जो इंटेंशन क्या है, कुंडलिनी जागृति, वो हिसाब से सब शुद्धि क्रिया बोली है। ये सब शुद्धि क्रिया करने से नाड़ी की विशुद्धि होगी, नाड़ी शोधन हो जाएगा, और जिसके बाद our body becomes eligible for higher type of practices. Higher type of practices include pranayam also. देखिए organs of respiratory system, ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डिटेल दिखाया है। अभी ये देखिए क्या होता है ब्रीदिंग इन, ये देखिए डायफ्राम, अभी ये रिब्स है, छाती, छाती के जो रिब्स हैं, छाती की हड्डियां, ये देखिए यह डायफ्राम है, ये जो कर्वेचर हुआ है, दिस इज डायफ्राम। अभी हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है। डायफ्राम जब भी डीप ब्रीदिंग करते हैं तो डायफ्राम नीचे जाएगा, सांस छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो एयर है वो बाहर निकलेगी, इसके लिए डायफ्राम ऊपर आ गया। डायफ्राम डीप ब्रीदिंग करेंगे, ये कैपेसिटी बढ़ गई, डायफ्राम नीचे आ गया, ज्यादा ऑक्सीजन आ गया। व्हेन वी एक्सहेल दिस डायफ्राम मूव्स अपवर्ड्स, कंप्रेशन हो गया, यहाँ की हवा बाहर गई। सिमिलरली कपालभाति में भी हम लोग करते हैं। सो ऑल दिस मूवमेंट्स टेक फास्टर, ऑल दिस मूवमेंट्स ऑकर वेरी फास्ट। सो उस दिन में हमने बताया था कि पेयर्स पैचेस है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, तो मयूरासन जैसे आसन शायद हेल्पफुल हो सकते हैं, या पेट में जो भी दबाव लाते हैं। फिर हलासन है, सर्वांगासन है, पश्चिमोत्तानासन है, देन और टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग्स है, या फिर लैटरल बेंडिंग है, हम लोग कर्व लेते हैं उसको अर्धमत्स्येंद्रासन वगैरह करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, उसमें भी ये इंटेस्टाइन को चालना मिलेगी, वहां पे जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सकती है। अगेन आई एम सेइंग दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज, देयर इज नो फिक्स्ड R&D इन दिस डायरेक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम पे भी आसनों का बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम बाद में देखेंगे हम लोग, जो
जस्ट विल गो थ्रू हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, गले में थायराइड, पेट में पैनक्रियास है, किडनीज के ऊपर एड्रिनल, देन लेडीज में प्लासेंटा और ये ओवरी, और मेल्स में टेस्टिस, थाइमस इन द चेस्ट एंड पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन। पीनियल ग्लैंड का फंक्शन आजकल बहुत ज्यादा डिस्कवर होते जा रहा है कि हम लोग जो योगाभ्यास करते हैं इसकी वजह से पीनियल ग्लैंड को चालना मिलती है, जिसकी वजह से हमारा मेंटल बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। सो यम नियम आसन, वी नो all these things, यम नियम आसन एंड प्राणायाम, all these stimulate parasympathetic nervous system, जिसकी वजह से हार्ट का रेट कम हो जाएगा और ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाएगा। ये तो हमें मालूम है। प्राणायाम युक्तेन अयोग्यम, युक्त प्राणायाम करेंगे तो सब बीमारियां दूर हो जाएगी। सब बीमारियां थोड़ा एग्जैगरेशन होता है, बट पॉइंट इज मेजर बीमारियां विल बी रिमूव्ड एंड अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। अगर प्राणायाम ठीक से नहीं करते तो बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। अभी ये दिया है श्लोक, ये भी आप हमें मालूम है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। थेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हठ सिद्धि के लक्षण क्या है। सी दीज आर ऑल इंडिकेशंस कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। वपु कृशत्वम, वपु मतलब शरीर, कृशत्व मतलब पतलापन या फिर ओबेसिटी नहीं रहना। वपु कृशत्वम, वदने प्रसन्नता, वदने मतलब चेहरा, चेहरा प्रसन्न दिखता है। नाद स्फुटत्वम, नयने सुनिर्मले, नयने सुनिर्मले मतलब आंखें आपकी नॉर्मल दिखती है, अगर दिखती है तो इसका मतलब आप बहुत हेल्दी है। बहुत बार मेडिकल फील्ड में आईज एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पेशेंट के आंखों में देखेंगे तो भी बहुत बार समझ में आता है कि ये नॉर्मल है या पेशेंट है, बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ऑफ हिज और हर आईज। अरोगता, अरोगता मतलब नो डिसीज, कोई भी बीमारी न होना। बिंदुजय मतलब कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, स्पेशली सेक्स ऑर्गन। अग्निदीपनम, अग्निदीपन मतलब भूख अच्छी तरह से लगना। नाड़ी विशुद्धि, हठ सिद्धि लक्षणम, ये सब लक्षण हैं हठ सिद्धि के। और ये सब कभी आते हैं, ये सब प्राणायाम वगैरह ठीक से करेंगे, शुद्धि क्रिया ठीक से करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि योग में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अलग से नहीं दिया है, लिम्फेटिक सिस्टम अलग से नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। दे आर टॉकिंग ऑफ द बॉडी एज अ होल। तो उसमें उसमें बॉडी को या शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, इसके बहुत सारे उपाय दिए हैं। और वो फॉर्चुनेटली आज भी मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही साबित हो रहे हैं। सो वी कैन गो एंड फॉलो योगिक प्रैक्टिसेस फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो, और बाकी लोगों के हेल्थ के लिए भी हम लोग इसका एडवाइस कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स है, मेडिटेशन है, शवासन, योग निद्रा। अगेन पॉइंट इज all these methods stimulate, you remember this, stimulate better functioning of cardiovascular system and lymphatic system। ये बहुत सारी क्रियाएं है जो करने से बहुत बार पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर जो ज्यादा था वो अभी कम हुआ, ऐसा फाइंडिंग्स मिला है। बहुत बार उनका दे आर इन अ बेटर पोजीशन। बहुत लोगों के टैबलेट्स भी कभी कभी कम करने पड़ते हैं, जो ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो लोग लेते हैं गोलियां या मेडिसिन लेते हैं। विथ रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस ऑल दिस थिंग्स कैन बी, मतलब डायबिटीज का मेडिसिन है वो भी कम होते जाता है, या फिर कार्डियक रिलेटेड कुछ भी मेडिसिन लेते हैं वो भी शायद कभी किसी में उसका डोज कम करना पड़ सकता है, विथ बिकॉज of better acceptability by the patient or better practices of yoga. So योगा प्रैक्टिसेस का रिजल्ट क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ बैड थॉट्स, गलत विचारों को हम लोग फेंक देते हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा हम लोग ने पढ़ा है, माइंड प्यूरिफाई हो जाता है, इमोशनल टेंशन्स कम होते हैं, वी आर इन अ बेटर स्टेट टू बैलेंस आवरसेल्व्स, और गेटिंग रीड ऑफ निगेटिविटी, जो निगेटिविटी रहती है, नकारात्मक भूमिका, वो हम लोग निकालने में कामयाब होते हैं। हरिओम। सो ये थोड़ा बहुत